भाई सीन सुनो, एकदम खतरनाक है। ये बंदा बस अपना गेम खेल रहा था और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नील करने को बोला। इसे बस वो फायर एंड आइस का अजीब सा थ्रिल चाहिए था। लेकिन तभी अचानक से उसका मुंह कानों तक फट गया। उसकी वो डरावनी चीख हेडसेट के थ्रू सीधा बंदे के कानों में आई, जो अभी भी टावर पुश करने में लगा हुआ था। लेकिन भाई ये बंदा पैनिक वैनिक नहीं हुआ। इसने बड़े आराम से दुश्मन का क्रिस्टल डिस्ट्रॉय किया। फिर अपनी मेमोरी यूज करके उसने दरवाजा खोला, जिसको उसकी खूबसूरत नेबर पीट रही थी। इसने बोला वो अंदर आके छुप सकती है, पर शर्त यह है कि आंखें बंद रखनी पड़ेंगी। लड़की ने बात मानी। मतलब क्लियर था, एक बार वो अंदर आ गई तो बंदा जो चाहे वो कर सकता है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक डार्क डील लग रहा था। अगले ही सेकंड बंदे ने किचन नाइफ घुमाया और बिना हिचकिचाए उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तुरंत एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, पोटेंशियल ज़ॉम्बी एलिमिनेटेड, पॉइंट्स एक्वायर्ड। बंदे का नाम था लिन फैन, एक ऑर्डिनरी इंटीरियर डिजाइनर जो अकेला रहता था। 1 घंटा पहले इसने बड़ा नेक बनके उसी नेबर की मदद की थी, पर वो अचानक म्यूटेट हो गई और इसे काट के मार दिया। मरते वक्त ये किसी तरह ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के एक सर्वाइवल सिस्टम से कनेक्ट हो गया। उस कनेक्शन ने टाइम को रिवाइंड कर दिया, मौत से ठीक 1 घंटा पहले। लिन फैन ने अपने नए मिले पॉइंट्स तुरंत स्ट्रेंथ पे खर्च किए और कुछ ही सेकंड्स में उसे अपने अंदर पावर फील होने लगी। इसी बीच उस नेबर की बिना सर वाली बॉडी ने एक और ज़ॉम्बी को वहां खींच लिया। जब लिन फैन ने दरवाजा खोला तो उस ज़ॉम्बी की नज़र उस पर पड़ गई। उसका टेढ़ा सर घूमा और सड़ी आंखें इस पर लॉक हो गई। कुछ सेकंड्स बाद वो जानवर गुर्राया और फ्रेश मीट पर लंच किया। लिन फैन ने फिर से स्ट्राइक किया, एक क्लीन स्विंग, और ज़ॉम्बी का सर लुढ़क के दूर जा गिरा। सिस्टम का मैसेज फिर पॉप हुआ, ज़ॉम्बी किल्ड, पॉइंट्स गेन्ड। अपनी नेबर की आधी अधूरी बॉडी को देख के लिन फैन समझ गया कि और ज़ॉम्बीज आएंगे। बस दरवाजे के पीछे छुपना है और एम्बुश करना है। 1 घंटे बाद हॉलवे में लाशों का ढेर लग गया था। उसके पॉइंट्स आसमान छू रहे थे। बाद में उसने नेबर की बॉडी ढूंढी, पर वो गायब थी। रुको, मत बोलना कि उसे कोई खा गया, ये तो प्रॉब्लम है। कितना डिस्गस्टिंग है ये। अब ये सब सड़ने लगेंगे। हॉलवे पब्लिक प्रॉपर्टी है तो सफाई तो करनी पड़ेगी। उसने रस्सी उठाई और सारी बॉडीज को एक साथ बांध दिया। जैसे ही वो उन्हें ट्रैश पाइल की तरफ खींचने वाला था, सीलिंग लाइट हार्श बजिंग के साथ फ्लिकर करने लगी। फिर कोने से एक परछाई दिखी। व्हील चेयर पे एक आदमी धीरे धीरे आगे आ रहा था। ये वो मिडिल एज्ड एडिक्ट था जो कभी वायर्स चुराते हुए करंट खा गया था, पैर गंवा के ही बचा था। लिन फैन को जिंदा देख के वो आदमी जंगली जानवर की तरह गुर्राया और हमला कर दिया। लिन फैन ने बड़े शांति से अपना नाइफ फिर घुमाया, एक और क्लीन बीहेडिंग। अंकल जियांग, आप तो दूसरे फ्लोर पर रहते थे ना, 7वें फ्लोर पे कैसे आ गए? लगता है मुझे अपनी व्हीलचेयर देने आए थे। परफेक्ट टाइमिंग है। मैं सोच ही रहा था कि इन बॉडीज को नीचे कैसे ले जाऊं। आप बहुत काइंड हो अंकल जियांग, टेंशन मत लो, काम होते वापस कर दूंगा। इसके साथ लिन फैन ने सारी लाशों को नीचे ट्रैश बिन में डंप कर दिया। लिन फैन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, दुनिया सच में खत्म हो गई थी। जिंदा रहने के लिए सप्लाईज इकट्ठा करनी थी। पर फिर उसने सोचा, क्या ये चीजें ट्रैश में आती हैं या रिसाइक्लेबल्स में? अकेले रहना सच में बेकार था। बात करने को कोई नहीं, उसके स्टूपिड सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं। तभी अंकल जो के घर का वो ड्रग एडिक्ट लड़का जो 2nd फ्लोर पे रहता था, उसने हाथ हिलाया। ये गंजा आदमी लिन फैन को पहले बुली करता था। एक बार इसने लिन फैन की बाइक चुराई थी और पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा था। बाइक वापस करने के बाद भी इसने लिन फैन को पीटा था। लिन फैन ने उसे ठंडी नजरों से देखा। क्या चाहिए? वो जम गया। ये बेवकूफ जोर से बोल रहा है, इसे ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करने का डर नहीं है। फिर वो मुस्कुराया। बेवकूफ को यूज करना आसान है। पहले भी भूख लगी है, ये मेरे लिए काम कर सकता है। उसने कागज पे लिखा, जा खाना और पानी ढूंढ के ला, मेरे दरवाजे के पे लाके रख। लिन फैन ने सर हिला दिया। क्यों करूं, मैं नहीं जा रहा। गंजे के होंठ गुस्से से कांपने लगे। कमीने कहीं के, वो बड़बड़ाया। फिर उसने लिखा, जैसा बोल रहा हूं वैसा कर, मैं तुझे अपने साथ रहने दूंगा। जब टाइम आएगा मैं तुझे सीक्रेट बेस ले चलूंगा। लिन फैन शांत खड़ा रहा, अभी भी हिलने को तैयार नहीं। आदमी का चेहरा काला पड़ गया, गुस्सा उबल रहा था। ठीक है, उसने सोचा, अगर तुझे मरना ही है तो मैं मदद कर देता हूं। तूने खुद मांगा ये, वो चिल्लाया और कई सारी मेटल प्लेट्स लिन फैन के दरवाजे की तरफ फेंक दी। प्लेट्स फर्श पर घिरी, जोर से आवाज गूंजी, क्लैंग क्लैंग क्लैंग। कुछ ही पलों में हॉलवे ज़ॉम्बीज की गुर्राहट से भर गया जो लिन फैन की तरफ दौड़ रहे थे। 2nd फ्लोर से देखते हुए वो गंजा पागलों की तरह हंसने लगा।
अब हीरो नहीं बन रहा, कहाँ गया वो एटीट्यूड? डर के मारे पैर नहीं चल रहे क्या? अगले ही सेकंड लिन फैन ने अपना किचन नाइफ घुमाया और एक ही मोशन में 2 ज़ॉम्बीज के सर काट दिए। सिस्टम तुरंत बोला, 2 किल्स, 2 पॉइंट्स गेन्ड। गंजे की हंसी वहीं जम गई। भाई साहब, ये बंदा तो एक्चुअली स्ट्रांग है। चल ठीक है, स्किल है तेरे पास तो क्या हुआ, अभी भी एक ज़ॉम्बी बचा है। अब तो रिएक्ट करने के लिए स्लो हो गया होगा। जो मुझे मना करता है वो मरने के लायक है। लिन फैन ने आखिरी ज़ॉम्बी को अपने कंधे पे उठा लिया, इसलिए ना कि वो इसे मार नहीं सकता था, बल्कि इसलिए कि उसने उसे मारना चूज नहीं किया। फिर बड़े आराम से उसने उसे ऊपर की तरफ फेंक दिया। गंजे के लिए एक स्पेशल डिलीवरी। रिफ्लेक्स में उस आदमी ने उसे पकड़ भी लिया। अपनी ही बेवकूफ़ी पे हैरान था। मैंने इसे पकड़ा क्यों भाई? जैसे ही बिल्डिंग में चीखें गूंजने लगी, लिन फैन ने कैजुअली हाथ हिलाया। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लेना, कम से कम तुम मेरी तरह अकेले नहीं रहोगे। जल्द ही लिन फैन पास के एक सुपरमार्केट पहुंच गया। अंदर घुसते ही उसने वहां घूम रहे ज़ॉम्बीज़ को आसानी से निपटा दिया। सप्लाईज लेने के बाद वो आदत से चेकआउट काउंटर पे गया और ज़ॉम्बी बन चुके कैशियर को देखा। ये सामान काफ़ी टाइम चलेगा, मैंने सीड्स भी खरीद लिए हैं। एक बार सेफ जगह मिल जाए प्लांट करने को तो मैं खेती करके जी लूंगा। हालांकि ये नाइफ अब टूटने वाला है। जैसे ही वो नया वेपन ढूंढने का सोच रहा था, सड़क से एक स्पीडिंग बस तेज आवाज करती हुई उसकी तरफ आई। इंजन के शोर ने सेकंड्स में ज़ॉम्बीज़ के एक बड़े होड़ को अट्रैक्ट कर लिया। तेज हेडलाइट्स ने उसके दुख भरे बचपन की यादें ताज़ा कर दीं। जब लिन फैन छोटा था, उसकी माँ की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसका बाप अपनी लवर के साथ रहने के लिए उसे छोड़ने का प्लान बना रहा था, लेकिन लिन फैन के रोने से उस औरत, वो सो कॉल्ड आंटी, को गुस्सा आ गया। उस औरत ने लिन फैन के बाप से स्टीयरिंग व्हील छीन लिया, ये चिल्लाते हुए कि वो बस रोक के इसे सबक सिखाएगी। गाड़ी सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। लिन फैन अभी भी उस बुरी याद में फंसा था जब बस ड्राइवर की भारी आवाज ने उसे होश में लाया। ए ब्रैड, राइड चाहिए? बुरी किस्मत तेरी, मैं नहीं ले जा रहा, यहीं रह और ज़ॉम्बीज़ को तुझे खाने दे। पास में एक चश्मे वाला लड़का धीरे से विरोध करता है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमने जो ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट किए हैं वो उसे मार देंगे। टीचर ने कहा था हमें मदद करनी चाहिए। इससे पहले कि वो बात खत्म करता, ड्राइवर ने उसका गला काट दिया और थूका, टीचर, भाड़ में गए तेरी टीचर, ये अपोकलिप्स है, मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं। तुम चश्मिश नट सोचते हो मुझे लेक्चर दोगे? उसने मजाक उड़ाया। मुझे तुम जैसे स्मार्ट बच्चों से हमेशा से नफरत थी। तुम बस टीचर के पालतू कुत्ते हो, बिना टीचर की ढाल के तुम बस शिकार हो। क्योंकि तुम में इतनी क्या कंपैशन है, मैं रहम करता हूं, मैं तुझे नीचे भेज देता हूं उसे कंपनी देने के लिए। उसने लड़के को बस से धक्का दे दिया और गाड़ी भगा दी। जाते जाते भी वो डर के मारे रियर व्यू मिरर में देख रहा था। वो बेवकूफ़ किचन नाइफ लेके खड़ा है, मत बोलना कि वो अकेले पूरी होड़ से लड़ने का प्लान कर रहा है। एक पल में लिन फैन अपने ख्यालों से बाहर आया, धीरे से बड़बड़ाया, मैं नहीं मरूंगा। माँ और मैंने एक प्रॉमिस किया था, मैं वो बहादुर, नेक और ब्राइट आदमी बनूंगा जो वो हमेशा मानती थी कि मैं बन सकता हूं। इसके साथ उसने अपना किचन नाइफ पूरी ताकत से अपने बड़े हुए स्ट्रेंथ स्टैट के साथ सीधा बस के टायर पे दे मारा। ब्लेड रबर के अंदर घुस गया। बस का बैलेंस बिगड़ा, स्ट्रीट साइन से टकराई और पलट गई। वो घमंडी ड्राइवर अब एक मरते हुए कुत्ते की तरह चीख रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, प्लीज मेरी मदद करो। उसने उसे ठंडी नजरों से देखा। तू अपने किए के लिए सॉरी नहीं है, तू बस इसलिए डरा हुआ है क्योंकि तुझे पता चल गया है कि तू मरने वाला है। उसने हल्की सी स्मग दी। ठीक है, तेरे दोस्त आ गए हैं, मैं तुझे यहां छोड़ता हूं कैचअप करने के लिए। वो बंदा वहीं जम गया। क्या बात कर रहा है, मेरे कोई दोस्त नहीं है, रुको, वापस आओ, सेव मी। तभी वो लड़का जिसका गला उस ड्राइवर ने काटा था बस के बिल्कुल सामने आ गया और उसके साथ थी वो ज़ॉम्बीज़ की पूरी फौज जो बस का पीछा कर रही थी। उन्होंने ड्राइवर को बुरी तरह फाड़ना शुरू कर दिया। इस टाइम तक लिन फैन का स्ट्रेंथ स्टैट बढ़ के हैरान कर देने वाले 35 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था। जब वो पास के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से गुजरा तो ऊपर से एक औरत की आवाज़ आई, एक अकेली माँ अपने बच्चे के साथ। ओए यंग मैन, तुमने वो इंटरसेक्शन वाले सारे ज़ॉम्बीज़ को कैसे पार किया? नहीं, छोड़ो उसे। अभी के लिए ज़रूरी ये था कि लिन फैन रुकने का कोई प्लान नहीं बना रहा था, लेकिन जब उसने औरत के साथ उस भूखी बच्ची को देखा तो वो उन्हें इग्नोर नहीं कर पाया। वो सीधा दरवाजे तक गया और देखा वो औरत घुटनों पे बैठी थी। भाई, मुझे पता है मैं बहुत कुछ मांग रही हूँ, पर प्लीज़ थोड़ा फूड शेयर कर दो हमारे साथ, हमारे पास कुछ नहीं बचा। मेरे हस्बैंड मर चुके हैं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी के लिए काफ़ी हो। लिन फैन ने उसे 2 पंपकिंस और एक विंटर स्क्वॉश पकड़ा दिया। ये लो, ये रख लो। औरत हैरान थी, क्या पैसों की कोई वैल्यू है भी? फिर भी उसने ले लिया।
तभी लिन फैन की नज़र दीवार पे लटके एक रेप्लिका वेपन पे पड़ी। औरत ने वो स्वॉर्ड निकाली। मेरे हस्बैंड को गेम्स पसंद थे, उन्होंने ये एज अ प्रॉप खरीदा था। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। बाहर माहौल डेंजरस है, तुम्हें डिफेंस के लिए कुछ चाहिए होगा। लिन फैन ने कहा कि उसे ऐसे फ्री में लेने में बुरा लग रहा था, पर वो उसे छोड़ भी नहीं पा रहा था। ले लो, औरत ने जोर दिया। मेरी बेटी और मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। लिन फैन ने पोलाइटली गुड बाय वेव किया। चिंता मत करो, मैं ये फ्री में नहीं लूंगा। कुछ चाहिए हो तो आवाज लगा देना। बच्ची को वो अजीब लगा, पर माँ ने धीरे से कहा, शायद हम ही लोग हैं जो टूट चुके हैं। लिन फैन ने उस प्रॉप वेपन को एक थ्रिल के साथ एग्जामिन किया। मैंने ये फ्रॉस्ट माउंट ऑनलाइन देखा था, मुझे हमेशा से चाहिए था। इससे ज़ॉम्बीज़ को हैक करने में बड़ा मजा आएगा। उसी पल अचानक ऊपर से एक औरत गिरी और सीधा उसके पैरों के पास क्रैश हुई। उसकी बॉडी पे चोटों के निशान थे, नीले और बैंगनी, मतलब पर्पल पैचेस, जो साफ दिख रहे थे। 5वें फ्लोर की बैल्कनी पे एक मोटा आदमी खड़ा देख रहा था, चेहरे पे खरोंच के निशान, और वो काफी अनॉयड लग रहा था। शेट यार, कब मिलेगी अब ऐसी कोई दूसरी पीस जमीन से उठाने के लिए। लिन फैन समझ गया कि उस औरत के साथ बहुत बुरा हुआ था। उसकी आंखों में जो डिस्पेयर, गुस्सा और बेबसी थी, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी माँ की आंखों में थी जब वो उसके बाप को छोड़ के गई थी। उसने फैसला किया कि वो इसके लिए इंसाफ लेगा और उस मोटे आदमी को कन्फ्रंट करेगा। उसने ऐसा क्यों किया? वो आदमी जम गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि सड़क पे कोई होगा। फिर उसने गाली बकी, तू कौन है बे? तू यहाँ रहता नहीं ना? ये बिल्डिंग मेरा इलाका है, मैं यहाँ की औरतों के साथ जो चाहूं वो कर सकता हूँ, तेरा क्या जा रहा है? लिन फैन को पता था उसे एक्ट करना होगा। आखिर वो माँ और बच्ची जिन्होंने उसे फ्रॉस्ट माउंट दिया था, वो भी तो इसी बिल्डिंग में रहती थीं। उसने लाश को उठाया, फ्लोर्स काउंट किए और कंफर्म किया कि मोटा आदमी 5th फ्लोर पे है। मोटे आदमी को लगा लिन फैन लूटपाट मतलब स्कैवेंज करने आया है। क्या तू लाश लेने आया है थोड़ी मस्ती के लिए? बुरी किस्मत तेरी, डेड बॉडीज हिलती डुलती नहीं है, इससे बढ़िया तो ब्लॉब डॉल है। उसने नाक चढ़ा के कहा, निकल जा यहां से इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो, वरना मैं तुझे दिखाऊंगा असली दर्द क्या होता है। बड़बड़ाता हुआ वो वापस काउच पे गिर गया और एक बियर खोली। शायद बाद में बिल्डिंग में कोई नया खिलौना ढूंढ लूंगा, अपोकलिप्स में मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, राजा बनने का मजा ही अलग है। तभी नॉक, कोई दरवाजे पे था। मोटा आदमी उछल के खड़ा हुआ, एक लकड़ी का डंडा उठाया और पीपहोल से झांका। कौन दरवाजा पीट रहा है बे? मत बोलना कोई ज़ॉम्बी है। डैमिट, अगर हॉलवे उनसे भरा है तो मैं नए खिलौने कैसे ढूंढूंगा? लेकिन पीपहोल से जो उसने देखा, उसने उसे पत्थर का बना दिया। वो वही औरत थी जिसे उसने अभी तड़पा के मारा था। उसके जैसा राक्षस भी डर के मारे कांपने लगा। बाहर लिन फैन उस लाश को पकड़े हुए शांति से नॉक कर रहा था। दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। लिन फैन की आवाज सुन के मोटे आदमी ने राहत की सांस ली और चिल्लाया, ओह तू है वो इडियट, भाग यहां से पागल आदमी, मरना है क्या तुझे? एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पे आ गई। मुझे बस जोर से चिल्लाना है, ज़ॉम्बीज़ आके इस बेवकूफ के चिथड़े उड़ा देंगे। मैं तो जीनियस हूं भाई। अगले ही पल वो मजबूत दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ अंदर की तरफ फट गया। मोटा आदमी जमीन पे गिरा, स्टंट खा। उसकी आंखें बाहर आ गईं। इसने स्टील का दरवाजा लात मार के कैसे तोड़ दिया? लिन फैन ने इधर उधर देखा और कमरे में फैले टॉर्चर टूल्स को देखा। मोटा आदमी मुश्किल से खड़ा हुआ, अभी भी गाली दे रहा था। क्या बकवास है ये फ्रीक? तू मेरे घर में लाश लेकर आया है, तुझे पंगे लेने हैं? लिन फैन ने बड़े सुकून से कहा, जाहिर है मैं उसे लाया हूं, वो डिजर्व करती है तुझे सजा पाते हुए देखना। कुछ ही देर में उसने उस मोटे को रस्सी से बांध दिया, मुंह में कपड़ा ठूस दिया, पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए तैयार। मोटा आदमी गुर्राया, छूटने की कोशिश कर रहा था। तू पागल है, मुझे जाने दे। कभी ज़ॉम्बी मूवीज देखी हैं, अपोकलिप्स नॉवेल्स पढ़ी हैं? अगर पढ़ी होती तो तुझे पता होता सर्वाइव कैसे करते हैं। मजा नहीं आता जो चाहे वो करने में? लिन फैन ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। तू गधा है क्या? कहानियां फिक्शन होती हैं, ये रियल लाइफ है, तुझे फर्क भी नहीं पता। थप्पड़ इतना जोर का था कि वो आदमी सीधा उड़ता हुआ पुलिस स्टेशन के दरवाजों से अंदर जा गिरा। चक्कर खाता हुआ और दर्द में जलता हुआ आदमी बड़बड़ाया, किसको नहीं पता क्या रियल है? तुझे लगता है मुझे यहां लाने से कुछ होगा? ये अपोकलिप्स है, सब मर चुके हैं, मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। लिन फैन ने ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तू गलत है, अभी भी कोई है। आदमी की नजरें राइट साइड घूमी, उसकी बॉडी अकड़ गई जब उसने अपनी गर्दन पे एक सड़ी हुई सांस महसूस की। ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर्स के एक स्क्वाड ने उसे घेर लिया था। लिन फैन की आवाज धीमी और शांत थी, देखो, ज़ॉम्बी बनने के बाद भी ये जस्टिस करते हैं, गुनहगारों को सजा देते हैं। अगले दिन एक आर्मर्ड ट्रक सिटी लाइब्रेरी के बाहर आके रुका। 3 सर्वाइवर्स बाहर निकले, वो मेडिकल टेक्स्ट बुक्स ढूंढ रहे थे। उन्होंने ध्यान से चारों तरफ देखा, कोई ज़ॉम्बी नजर नहीं आया। हाँ, शायद हम लकी हैं, एक ने कहा। पर उनकी लीडर, एक तेज नजर वाली औरत ने हाथ उठाया, रुको, जल्दी मत करो। उसने अपने नाइफ से एक स्टील पिलर को बजाया, क्लैंग क्लैंग, हवा टेस्ट कर रही थी।
उसके दोनों साथी टेंशन में आ गए, भागने को तैयार अगर हॉर्ड आई तो। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने हामी भरती, ठीक है चलो पहले मेडिकल सेक्शन चेक करो। तभी लिनफैन अचानक एक शेल्फ के पीछे से प्रकट हुआ और स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट किया। उनमें से एक बंदा चीख पड़ा, शॉक में गिर गया। होली शिट, एक ज़ॉम्बी, ये बात कर सकता है। लिनफैन में अपने हाथ जोर से हिलाए, नहीं नहीं शांत हो जाओ, मैं इंसान हूं, मैं जिंदा हूं। औरत ने घूरा, तो तुम यहां क्या कर रहे हो? लिनफैन ने अपने हाथ में पकड़ी किताब उठाई, वेजिटेबल ग्रोथ एंड कल्टीवेशन गाइड, और मुस्कुराया। पढ़ रहा हूं ऑब्वियसली, लाइब्रेरी में और क्या करते हैं? एक बंदा धीरे से बोला, उसे बात सही लगी। बॉस, आपने भी डम क्वेश्चन नहीं पूछा। लीडर गुस्से में फुसफुसाई, चुप कर। फिर उसने लिनफैन से तमीज से बात की, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, सॉरी अगर हमने डिस्टर्ब किया। लिनफैन ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, बस आवाज कम रखो, ये लाइब्रेरी है। तीनों ने एक दूसरे को देखा, उन्हें लगा कोई ट्रैप है। एक बार बढ़ाया, वो स्वॉर्ड जो इसने पकड़ी है मैंने गेम में देखी है, वैसे तो सेंस बनाता है पर अभी ये बंदा पागल लग रहा है। लीडर भी पंगा नहीं लेना चाहती थी, चाहे ये ट्रैप हो या ये बंदा मेंटल हो, इसे प्रोवोक मत करो, चुपचाप बुक्स लो और निकलो। उसे गट फीलिंग आ रही थी कि इस आदमी से पंगा लेना सही नहीं है, कोई ठोस वजह नहीं, बस इंस्टिंक्ट। ट्रबल अवॉइड करने के लिए तीनों ने जल्दी जल्दी कलेक्शन शुरू किया। जैसे ही वो जाने वाले थे, लिनफैन जो पढ़ रहा था उसने आवाज लगाई, तुम लोग जा रहे हो? तीनों टेंशन में आ गए, डर गए कि कहीं ये पंगा न शुरू कर दे। लीडर ने पोलाइट रहने की कोशिश की, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लिनफैन ने कहा, अगर तुम इतनी बुक्स ले जा रहे हो तो तुम्हें रजिस्टर करना चाहिए, ये पर्सनल आइटम्स नहीं है, लोन्स का रिकॉर्ड होना चाहिए। तीनों जम गए। एक ने थूक के कहा, तू मजाक कर रहा है क्या? तुझे पता है बाहर क्या चल रहा है? रजिस्टर? कौन से मेंटल हॉस्पिटल से आया है तू? लीडर को उसका लॉजिक अजीब लगा, पर उसने प्यार से पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या तुम्हें पता है अभी बाहर क्या हो रहा है? लिनफैन ने बड़े आराम से बोला, हाँ अपोकलिप्स है, बाहर ज़ॉम्बीज़ हैं जो काटते हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ बदला नहीं। लीडर का चेहरा सख्त हो गया, क्या ये सच में पागल है या बस नाटक कर रहा है? एक आदमी को लगा मुसीबत आने वाली है। भाई तुझे पता भी है बाहर क्या है? कुछ बेवकूफ़ी मत करना। खैर छोड़, हम अपने काम से काम रखते हैं। लिनफान ने उन्हें शांत किया, रिलैक्स करो, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस बता रहा हूं बाहर खतरा है तो पंगे मत लेना। वैसे मैं लिनफान हूं, सनशाइन कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग 2 यूनिट 704 में रहता हूं। अगर कभी मुसीबत में फंसो तो मुझे ढूंढ लेना, मैं स्ट्रांग हूं, सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तीनों एकदम चुप हो गए। हाँ भाई, कंफर्म है, ये बंदा पागल है, भागो। लीडर में जल्दी से लिनफान को थैंक यू बोला और फिर अपने दोनों टीममेट्स के साथ लाइब्रेरी से ऐसे भागी जैसे भूत देख लिया हो। इससे पहले कि लिनफान कुछ रिएक्ट कर पाता, वो गायब हो चुके थे। मैंने तो तुम्हारे नाम भी नहीं पूछे, उसने कंधे उचकाए। चलो कोई नहीं, सुबह का टाइम सीखने के लिए बेस्ट होता है। अगर मुझे अकेले सर्वाइव करना है तो खेतीबाड़ी सीख लेनी चाहिए। इसी बीच किसी रेगिस्तान या डेजर्ट के नीचे बनी फैसिलिटी में हैजमेट सूट्स पहने साइंटिस्ट काम में लगे हुए थे। अजीब ज़ॉम्बी सेल एक्टिविटी रोज थोड़ी बढ़ रही है। तो तुम कहना चाहते हो कि ये इवॉल्व हो रहे हैं? कुछ वैसा ही। पर वो छोड़, मुझे ये बता, क्या हम एंटीबॉडी बना सकते हैं? नहीं, ये वायरस हमने आज तक देखे किसी भी वायरस से अलग है, नॉन स्ट्रेन्स के आसपास भी नहीं है। तुमने ज़ॉम्बी जीन के बारे में सुना है? मतलब ये लोग मर गए और दूसरी फॉर्म में वापस आ गए। वापस शहर में लिनफान ने फार्मिंग बुक बंद की और अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स लौट आया। उसे जमीन का एक खुला टुकड़ा दिखा जो खेती के लिए परफेक्ट था, पर वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी। वहां खेती करने से ज़ॉम्बीज़ या गुस्सैल पड़ोसी आ सकते थे। तो उसने चिल्लाया, मैं लिनफान हूं, सनशाइन कॉम्प्लेक्स का बिल्डिंग 2 यूनिट 704 में रहता हूं। अब से मैं यहां सब्जियां उगाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत है क्या? जैसा सोचा था, उसकी चीख ने आसपास के हर ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट कर लिया। यहां तक कि बिल्डिंग्स के अंदर वाले ज़ॉम्बीज़ ने भी खिड़कियां तोड़कर नीचे कूद गए। सेकंड्स में वो खाली प्लॉट मुर्दों से भर गया। लिनफान ने फ्रॉस्टमोन निकाली और उनके बीच से ऐसे गुजरा जैसे मक्खन काट रहा हो। ज़ॉम्बीज़ के शरीर सॉफ्ट टोफू की तरह कट रहे थे, उसके सिस्टम पॉइंट्स आसमान छू रहे थे। कुछ ही मिनटों में ज़मीन लाशों से भर गई और लिनफान को अब इस बात की टेंशन नहीं थी कि कोई ज़ॉम्बी उसके गार्डन पर चुपके से हमला करेगा। पक्का करने के लिए लिनफान ने नेबरहुड में फिर से आवाज लगाई, ओए, किसी और को कोई दिक्कत है क्या? जब कोई ज़ॉम्बी नहीं आया तो उसे जोर की भूख लगी। उसने सोचा कुछ खा लिया जाए और उस माँ बेटी को चेक किया जाए। मार्केट में उसे एक सॉफ्ट शेल टर्टल मिल गया। उन दोनों के लिए सप्लाईज देने गया तो डिनर भी उनके साथ ही कर लिया। औरत ने धीरे से कहा, मुझे पता है, बिना वजह कोई मदद नहीं करता। तुमने हमारे लिए पहले ही इतना कुछ कर दिया है। मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती थी, पर मेरे हस्बैंड जा चुके हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी। उसने अपनी बात पूरी नहीं की। लिनफान उसका मतलब समझ गया। चॉपस्टिक्स नीचे रखीं और शांति से पूछा, तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? वो औरत हैरान रह गई, इतनी आसानी से मान गया।
शर्माते हुए धीरे से बोली, मैं अपनी बेटी के साथ तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। लिनफान ने पलकें झुकाई। उसका मतलब पूरी तरह मिस कर गया। ओह, तुम मेरे कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होने की बात कर रही हो? हाँ ज़रूर, मैं रियल एस्टेट ऑफिस में तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। वो औरत उसे घूरती रह गई, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। हम सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं ना? इसी बीच शहर के दूसरे तरफ एक लग्जरी अपार्टमेंट टावर के टॉप पर एक मिडल एज्ड आदमी का फोन बजा। उसका चेहरा खिल उठा। हर कॉल उसे एक रेस्क्यू की उम्मीद लगती थी। हेलो मिस्टर चुन, एक शांत आवाज आई। मैं उस प्रॉपर्टी के लिए कॉल कर रहा हूं जो आपने XI इन्फो रियलिटी के साथ लिस्ट की थी। क्या मैं उसे रेंट पे ले सकता हूं? चुन जम गया और गुस्से में फोन काट दिया। मजाक कर रहा है क्या? प्रैंक कॉल? बाहर देख भाई, दुनिया खत्म हो रही है। अपोकलिप्स बहुत तेजी से आया था। सिर्फ कॉम्प्लेक्स की टाइट सिक्योरिटी की वजह से वो जिंदा थे। कई दिन से वो आसमान देख रहे थे हेलीकॉप्टर्स की उम्मीद में, पर कुछ नहीं आया। जैसे ही चुन निराशा में आहें भरने वाला था, फोन फिर बजा। इससे पहले कि सामने वाला कुछ बोलता, वो फट पड़ा। पागल है क्या तू? लिनफान की आवाज सच में कंफ्यूज थी। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मुझे बस आपका घर रेंट पे लेना है। चुन ने फिर फोन काट दिया। गुस्से में उबल रहा था। लिनफान ने सांस छोड़ी। यार, इस बंदे के टेम्पर को क्या हुआ है? ठीक है, मैं वापस कॉल करता हूं। चुन दहाड़ा, नसें फूल गईं। कमीने, आखिर तुझे चाहिए क्या? लिनफान शांत रहा। मिस्टर चुन, मुझे बस आपका अपार्टमेंट रेंट पे लेना है। इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। चुन का सब्र टूट गया। ठीक है, तुझे चाहिए, ले ले। मैं छत पर हूं। फांगजी इंटरनेशनल 3, आजा खुद रेंट करने। आजा, अगर दम है तो आजा, मुझे ढूंढ ले। रेंटल सिक्योर करने के बाद लिनफान ने जल्दी से माँ और बेटी को गुड बाय कहा। यहाँ रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए लीज साइन करके आता हूँ। औरत ने रोकने की कोशिश की, पर वो दरवाजा बंद करके जा चुका था। कहीं और एक यंग आदमी चुन के पास गया। बॉस, क्या चल रहा है? उसने फुसफुसाया। चुन ने कंधे उचकाए। कुछ नहीं, बस एक इडियट है। लड़का चुन को साइड ले गया। भूल जाओ उसे, मेरे साथ आओ, रियल बिजनेस डिस्कस करना है। उसने आवाज नीचे की। बॉस, मैंने हिसाब लगाया है, हमारी सप्लाईज मुश्किल से 2 हफ्ते चलेंगी। चुन के माथे पर शिकन आ नहीं। तो तू क्या कह रहा है? उसने फुसफुसाया। हम टोटल 15 लोग हैं। वो 4 बुढ़े बोझ हैं। हमें उनका काम तमाम कर देना चाहिए। चुन हिचकिचाया। खुलेआम ऐसा करना बाकियों को शायद पसंद ना आए। उन बुजुर्गों ने पिछले दिनों अपना खाना शेयर किया था। शॉयको बिंग ने मुस्कुराकर कहा, मुझ पर छोड़ दो। एक बार वो बुढ़े रास्ते से हट गए तो हम एक्स्ट्रा आदमियों को भी ठिकाने लगा देंगे, और औरतें जो बदसूरत हैं वो भी जाएंगी। चुन ने हामी भरी। सुंदर वालों को रख लेना, कम से कम टाइम पास के लिए कुछ तो होगा, क्योंकि किसे पता अपोकलिप्स कब खत्म होगा। रेंटल अप्रूव होने के बाद लिनफान फांगजी इंटरनेशनल की तरफ साइकिल चलाता हुआ निकला। रास्ते में उसने सड़क किनारे खड़े कुछ ज़ॉम्बीज को साफ किया। सर्वाइवल्स खिड़कियों और गलियों से झांक रहे थे। कुछ ने मदद के लिए इशारा भी किया, दूसरों ने मजाक उड़ाया। उन्हें लगा ये बंदा टिकेगा नहीं, जल्द ही इसके चीथड़े उड़ जाएंगे। काफी दूर आने के बाद लिनफान ने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे वाली हॉट गायब थी। वो कॉम्प्लेक्स के गेट पर रुका और जगह का जायजा लिया। ये जगह उसके पुराने नेबरहुड से कहीं ज्यादा फैंसी थी। छत पर एक ग्रुप इकट्ठा हुआ। कुछ आम मानवीय प्लान बना रहे थे। बुजुर्गों की सप्लाईज छीनो, फिर उन्हें बिल्डिंग से नीचे फेंक दो। जवान लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, पर बुजुर्ग अंधे नहीं थे। वांगजुंगवा एक रिटायर्ड सोल्जर था जिसने काफी लड़ाइयां देखी थी। उसने अपने बगल में बैठे रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर की वाइफ को शांत किया। जाने दो, हम बुढ़े हैं, सप्लाईज कम है, शायद बच्चे हमें बोझ समझते हैं, फिर भी फ्यूचर जवानों का है। देश और सोसाइटी को रिबिल्ड करने के लिए उनकी जरूरत है। पास ही बैठे जाओ अवान, एक रिटायर्ड मिलिट्री इंजीनियर, धीरे से हंसे। वांग, तुमने सच में इस बात से समझौता कर लिया है? वांग ने पूछा, क्या वो भी वैसा फील करते हैं? जाओ ने हामी भरी। हमने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, दिखाने के लिए और कुछ बचा नहीं है। तुम उन्हें पूरी तरह ब्लेम नहीं कर सकते। सर्वाइवल सबसे जरूरी है। वांग की वाइफ लियांग यिन ने आंखें घुमाई। हमने दशकों तक दुख झेले हैं, थोड़ी और मुसीबत से कुछ बदलेगा नहीं। इसी बीच चुन गैंग और शाओ बिंग ने ज्यादातर जवानों को इकट्ठा कर लिया था। अब वो चारों बुजुर्गों की तरफ बढ़ रहे थे। शाओ बिंग के दिमाग में एक और गहरा प्लान था। पहले बुजुर्गों को मारो, फिर एक्स्ट्रा आदमियों को, और फिर आखिर में चुन को। फिर सारी सप्लाईज और औरतें उसकी होंगी। लेकिन वांगजुंग वांग आगे बढ़ा और भीड़ को संबोधित किया। हमें पता है तुम क्या सोच रहे हो। चिंता मत करो, हम तुम्हारी सप्लाईज नहीं लेंगे, और तुम्हें हमें बिल्डिंग से फेंकने की जरूरत नहीं है। कुछ कारनामे दाग छोड़ जाते हैं, वो तुम्हें सताएंगे। हम बूढ़े लोग अपने घर जाएंगे और जो भी आएगा उसका इंतजार करेंगे। फिर भी जवान आदमी मानने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल नहीं, हम उन्हें रुकने नहीं दे सकते। क्या पता ये नीचे जाके सिक्योरिटी डोर खोल दें। बेहतर है कि हॉर्ड को बुला लें। हमें इन्हें छत से फेंकना ही होगा। जैसे ही भीड़ रुकी, रूफटॉप गेट पर एक नॉक हुई। बाहर से एक आवाज आई, मिस्टर चुन है क्या आप? मैं वही हूं जिसने कॉल किया था। क्या मैं आपका अपार्टमेंट रेंट पे ले सकता हूं?
चुन ऐसे चिल्लाया जैसे भूत देख लिया हो। अपोकलिप्स है भाई, कौन रेंट कर रहा है अभी, और तू है कौन? इससे पहले कि वो खत्म करता, 3 सेंटीमीटर मोटा मेटल गेट एक धमाके के साथ खुल गया। लिनफान की स्ट्रेंथ 40 पहुंच चुकी थी। उसने गलती से दरवाजे पर ज्यादा जोर लगा दिया और उसे तोड़ दिया। श्वाबिंग आगे झुका और चुन को एक प्लान बताया। इससे बोलो रेंट पे दे दिया, इसको नीचे जाते हुए देखो, फिर चारों बुजुर्गों को धक्का दे दो, एक सीन क्रिएट करो, ज़ॉम्बीज आएंगे, ये भागेगा और हम सेफ रहेंगे। चुन हंसा। हाँ, ये काम करेगा। बच्चा काफी चालाक और कमीना है। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। ठीक है, जगह तुम्हारी हुई, अब जाओ। लिनफॉन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना आसान होगा। उसने अपनी जेब से ढेर सारा कैश निकाला। चुन ने पलकें झुपकाईं। ये बंदा बेवकूफ है क्या? उसने चुन के दे के बाद कैश दे दिया। चुन भौंका। ठीक है भाई, जितना टाइम रुकना है रुको, अब निकलो यहां से। जैसे ही लिनफान गुड बाय वेव कर रहा था, उसने देखा कुछ बुजुर्ग एल्डर्स छत से जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, वो चिल्लाया। क्या आप मिस्टर ज़ाओआन हैं? ज़ाओ शॉक में पलके झपकाने लगे। तुम मुझे जानते हो यंग मैन? लिनफैन एक्साइटेड होकर उनका हाथ हिलाने लगा। मैंने आपको टीवी पे देखा था जब फॉरेन कंट्रीज ने हमारी वेपन स्टैक को ब्लॉक कर दिया था। आपने उस टीम को लीड किया था जिसने ब्रेक थ्रू किया था। आप तो नेशनल हीरो हो। ज़ाओ हल्के से हंसे। वो तो बहुत पुरानी बात है बेटा, मुझे मक्खन मत लगाओ। लिनफैन बाकियों की तरफ मुड़ा। क्या आप सब रूफ छोड़ के जाने का प्लान बना रहे हैं? बाहर माहौल डेंजरस है। ज़ाओ ने धीरे से सर हिलाया। नहीं, हम यहीं रहेंगे। सप्लाईज कम है, जवान लोगों को उनकी ज़रूरत है। हमने अपनी ज़िंदगी जी ली है, जो बचा है उसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। लिनफैन का चेहरा उतर गया। उसके दिमाग में वो इमेजेस घूमने लगी जहां बुजुर्गों को साइड कर दिया जाता है, बुरा बर्ताव होता है और मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहां तक कि चुन गैंग भी उसकी आंखों में वो लुक देख के थोड़ा सहम गया। ये बंदा डेंजरस है। लिनफैन ने एक गहरी सांस ली। प्लीज मेरे साथ चलिए, मेरी जगह सेफ है, मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूं। बुजुर्गों ने प्यार से मना कर दिया। शुक्रिया बेटा, पर नहीं, तुमने इतनी परवाह दिखाई वही काफी है। लिनफैन अड़ गया। मैं स्ट्रांग हूं, सच में, मेरे साथ चलिए, मैं तो आपको अपने नेबरहुड में एक जगह रेंट करने में भी मदद करूंगा। बुजुर्ग एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे। ज़ाओ ने हंस के बात संभाली। ये लड़का तो हीरे जैसा है। लिनफैन ने ज़ाओ का हाथ पकड़ा और बोला, हिचकिचाओ मत, मुझ पे भरोसा रखो, चलो मेरे साथ। चुन उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, पर शाओ बिंग ने उसे पकड़ लिया। शाओ फुसफुसाया, बॉस, इन्हें जाने दो। एक बार ये नीचे पहुंच गए, हम ज़ॉम्बीज़ को भड़का देंगे। वो और ये बुड्ढे एक साथ चीर फाड़ दिए जाएंगे। ये बुजुर्ग कभी अपने देश के लिए मरने को तैयार थे। अब बुढ़ापे में उन्हें जवान लोग सेफ जोन से धक्का दे रहे थे। जवानों ने उनका राशन दबा लिया था और नीचे फ्लावर पॉट्स फेंक के शोर मचा रहे थे। उनका प्लान आसपास के ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करना और इन बुजुर्गों को उनका शिकार बनने देना। पुरानी जनरेशन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज की जनरेशन इतनी क्रूअल होगी। वो लोग जिन्होंने जंग के मैदान में साथियों को बचाया था, सोचा नहीं था कि ऐसा धोखा मिलेगा। सिर्फ रिटायर्ड मिलिट्री इंजीनियर ज़ाओ आन को कुछ गड़बड़ लगी। वो माथे पे शिकन लाके बोले, तुमने नोटिस किया जमीन पर इतनी सारी ज़ॉम्बी कॉर्प्सेस क्यों पड़ी हैं? क्या किसी ने उन्हें मारने का तरीका ढूंढ लिया है? वैंग ने बात टाल दी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी जल्दी कोई तरीका निकाल आए। वो चुप हुए और सारी भीड़ लिनफैन को देखने लगी। लिनफैन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे उन्हें मारना पड़ा ताकि मैं सेफ तरीके से रूफ तक आ सकूं। पर बुजुर्ग लाशों को नहीं देख रहे थे। वो इस बात से हक्का बक्का थे कि इसने अकेले इतने सारे ज़ॉम्बीज़ खत्म कर दिए। इसी बीच रूफटॉप पे सर्वाइवर्स ने हर वो फ्लावर पॉट फेंक दिया जो उन्हें मिला। फिर भी एक भी ज़ॉम्बी नहीं आया। चुन ने गुस्से में एक बंदे को धक्का दिया। हट, मुझे देखने दे क्या चल रहा है। एक नज़र नीचे डालते ही उसकी पीठ पे ठंडा पसीना आ गया। क्या बकवास है, हर जगह ज़ॉम्बी की लाशें क्यों पड़ी हैं? तभी अचानक एक चीख गूंजी। जो आदमी किनारे पे झुका हुआ था उसे शॉबिंग में धक्का दे दिया। बाकी सर्वाइवर्स जम गए। जो देखा उससे सुन रह गए। पर शाओबिंग ने बड़े आराम से अपनी टाई ठीक की और बोला, क्या घुर रहे हो? अगर शोर से वो नहीं आएंगे तो हम खून यूज करेंगे। इसकी स्मेल दूर तक जाती है। चुन जोर से हंसा, ताली बजाते हुए। दिमाग लगाया तूने, वो चिल्लाया और बाकी लोग भी शैतानी हंसी के साथ जुड़ गए। वो आदमी जोर से जमीन पर गिरा। उसकी बॉडी फट गई। खून हर तरफ फैल गया और सड़क लाल हो गई। दूर खड़े ज़ॉम्बीज़ को ताज़े खून की महक आई और वो जंगली जानवरों की तरह उस तरफ दौड़े। रूफटॉप पे चुन जोर जोर से हंसा। क्या बात है शाओ, अब देखते हैं वो बेवकूफ़ कैसे भागते हैं।
मुझे उनकी चीखें सुनने का इंतजार नहीं हो रहा। जाओ आन की वाइफ, जो कभी टीचर थी, पैनिक करने लगी। अब हम क्या करें? लिन फैन ने अचानक पूछा। आपके पास कार है? वैंग पल के झपकाए। कार? हाँ, गैराज में पार्क है। क्यों? बढ़िया। वैसे भी मेरी बाइक इतने लोगों को कैरी नहीं कर सकती। आप लोग उस लोकेशन पे ड्राइव करके जाओ जो मैंने बताई थी। मुझे कुछ निपटाना है। फिर वो गेट की तरफ स्प्रिंट लगाते हुए भागा। वैंग और झाओ उसके पीछे चिल्लाए, तुम अभी जवान हो, निकल जाओ जब तक मौका है, हम उन्हें रोक लेंगे। अगर किसी को मरना ही है तो हम बूढ़ों को मरना चाहिए। उनकी वाइफ्स ने उन्हें पीछे खींचा। हीरो बनना बंद करो, वो लड़का कोई आम इंसान नहीं है। हम उसकी सबसे बड़ी मदद यही कर सकते हैं कि उसके रास्ते से हट जाएं। इसी बीच लिन फैन कॉम्प्लेक्स गेट पे पहुंचा। वो बड़बड़ाया, बोला था ना तुम लोगों को, जो ज़ॉम्बीज़ वर्कआउट नहीं करते उनका स्टैमिना खराब होता है। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं कैचअप करने के लिए। रूफटॉप पे चुन हैरान था। अजीब है, हॉर्ड ने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया, वो वहां क्यों जा रहा है? शाओबिंग स्मर्क किया। डर के मारे सटक गई होगी। और क्या? कुछ पल बाद चुन फिर हंसा। डैम, तू सही था, उस इडियट ने सच में गेट खोल दिया। रुको, वो भाग क्यों रहा है? शाओ ने कंधे उचकाए। सेंस बनती है, बेवकूफ भी अपनी जान बचाना चाहता है। चुन ने सर हिलाया। दिमाग है तेरे पास शाओ। पर तभी शाओ की हंसी जम गई। रुको चुन, कुछ गड़बड़ है, वो हमारी तरफ भाग रहा है। दोनों का रंग उड़ गया। वो ज़ॉम्बीज़ को सीधा हमारे पास ला रहा है। नीचे मुर्दों का सैलाब एक काली लहर की तरह लिन फैन के पीछे रेजिडेंशियल टावर में घुस गया। कुछ ही देर में लिन फैन रूफटॉप पे वापस देखा। भीड़ चिल्लाई, तू कर क्या रहा है बे? लिन फैन एक डोर पैनल के पीछे क्राउच हो गया, बिल्कुल शांत। तुम सब ज़ॉम्बीज़ को यहां चाहते थे ना? बस हेल्प कर रहा था। यू आर वेलकम। अगले ही सेकंड दर्जनों ज़ॉम्बीज़ रूफटॉप पे टूट पड़े। उनकी आंखें ताज़े शिकार पर लॉक हो गईं। चुन के चेहरे से खून गायब हो गया। कमीने, तू पूरा कमीना है, वो चिल्लाया। चारों बुजुर्गों के लिन फैन की कम्युनिटी में शिफ्ट होने के बाद सब जल्दी ही घुल मिल गए। वो अक्सर लिन फैन और लीमे की माँ बेटी जोड़ी के साथ सिंपल खाना शेयर करते, जिससे उस शांत अपार्टमेंट ब्लॉक में वापस जान आ गई। एक दोपहर को फे ने नोटिस किया कि लिन फैन उसे घूर रहा है। उसने घबरा के अपने गाल को छुआ, लगा शायद कुछ लगा है। एक लंबे पॉज के बाद लिन फैन ने आखिरकार पूछा, तुम्हारा स्कूल बैग कहाँ है? फे ने पलकें झपकाईं, कंफ्यूज्ड। स्कूल बैग? कौन सा स्कूल बैग? लिन फैन ने ग्रैंडमा यांग की तरफ इशारा किया। अपोक्लिप्स में भी तुम अभी बच्ची हो, अभी तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, तो पढ़ाई करो। ग्रैंडमा यांग टीचर हुआ करती थीं, वो तुम्हारी मदद कर सकती हैं। मैं तुम्हारी बुक्स और बैग बाद में ले आऊंगा। फी ने मुंह बनाया, पर दुनिया खत्म हो गई है, क्या मुझे सच में पढ़ना पड़ेगा? ली ने एक पल सोचा और हाँ में सर हिलाया। बेटा, अंकल की बात सुनो, पढ़ना ही वो एक चीज है जो तुम अभी कर सकती हो। लिन फैन ग्रिन करते हुए खड़ा हो गया। तुम लोग पहले खाओ, मैं कूड़ा फेंक के आता हूं और फे का बैग ले आता हूं। फे ने दुखी सी आह भरी। अंकल, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सजा मिल रही है? और बस ऐसे ही वो शांत सनशाइन कॉम्प्लेक्स फिर से गर्माहट पा गया। अब ये 6 नए सर्वाइवर्स का घर था। उस रात 2 ज़ॉम्बीज़ सड़क के उस पार एक 2 स्टोरी ऑटो रिपेयर शॉप की तरफ लड़खड़ाते हुए गए। अगले ही सेकंड 2 एरोज उनके स्कल्स के आर पार हो गए, उन्हें तुरंत गिरा दिया। शूटर एक फॉर्मर हॉबिस्ट आर्चर था, जो अब एक स्कैवेंजर बन गया था और सड़क को एक एक लाश करके साफ कर रहा था। शॉप के अंदर वाले ज़ॉम्बीज़ हालांकि हैंडल करने के लिए रिस्क वाले थे, ज्यादा शोर हॉर्ड को खींच सकता था। वो अकेला नहीं था, एक औरत और 2 आदमी उसके साथ काम कर रहे थे। उनका खाना सिर्फ 1 हफ्ता चलता, पर कम से कम नल का पानी अभी भी आ रहा था। कोई ना कोई बाहर अभी भी वाटर प्लांट चला रहा होगा। अचानक एक कान फाड़ू धमाका बाहर गूंजा, जिससे आर्चर का चेहरा सफेद पड़ गया। पास की बिल्डिंग से आग की लपटें निकली, जिसने तुरंत इलाके के हर ज़ॉम्बी को अपनी तरफ खींच लिया। शॉर्ट हेयर वाली औरत विंडो के पास भागी, गुस्से में, किस गधे ने ये शोर मचाया? बाहर एक अकेली औरत अपनी जान बचा के भाग रही थी, डर के मारे चीख रही थी जैसे ही हॉट पास आई। तभी बैंग! एक विशाल हाथ नीचे गिरा, उसे खून के तालाब में कुचल दिया। एक टावरिंग म्यूटेंट ज़ॉम्बी करीब 4 मीटर लंबा वहां खड़ा था। उसका शरीर काली धुन में लिपटा था, राक्षसा और ताकतवर था। शॉर्ट हेयर वाली औरत के होंठ कांपने लगे। एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी, ये इवॉल्व कर सकते हैं। तभी पास की गली से एक गार्बेज बिन के पहिए रगड़ने की आवाज आई। वो जम गई, सोचा एक और जायंट ज़ॉम्बी आ रहा है, पर उसकी जगह लिन फैन निकला, बड़े आराम से गार्बेज बिन धक्का देते हुए। वो हॉर्ड और उस म्यूटेंट को ऐसे उड़ाता चला गया जैसे वो कुछ थे ही नहीं। उसकी स्ट्रेंथ पहले ही लिमिट पहुंच चुकी थी।
उसका स्टैमिना और स्पीड इंसानों की पहुंच से बाहर थी। जैसे ही वो उस पतली गली यानी एली से गुजरा, उसने उस घिरे हुए जायंट की तरफ देखा तक नहीं। रिपेयर शॉप के सेकंड फ्लोर पे छुपी वो शॉर्ट हेयर वाली लड़की ने लिन फैन को पहचान लिया और फुसफुसाई, ये वही है, ये एक्चुअली वही है। बाकी लड़कों को लगा जैसे मौत के मुंह से वापस आए हैं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? कोई बंदा ट्रैश बिन धक्का दे रहा है। बॉस, उसने ज़ॉम्बीज़ को दूर खींच लिया, हम शायद बच गए। सीन कट होता है सीता सुपरमार्केट के नीचे ली मेई के पुराने अपार्टमेंट ब्लॉक के पास। लिन फैन ने बिन को कॉम्प्लेक्स के गेट पर पार्क किया और ऊपर गया फेका बैकपैक और टेक्स्ट बुक्स लेने। सुपरमार्केट के सेकंड फ्लोर पर छुपे 4 थग्स ने नीचे आवाज लगाई, ओए क्या कर रहा है वहां पर? लिन फैन ने ऊपर देखा और बड़े आराम से जवाब दिया, कुछ चाहिए क्या? कॉम्प्लेक्स के ट्रैश बिन्स फुल हैं, मैं बस फेंकने की जगह ढूंढ रहा हूं और कुछ सामान लेने आया हूं। इससे पहले कि वो बात खत्म करता, वो उसका मजाक उड़ाने लगे। इसको सुनो, कूड़ा फेंक रहा है, क्या टैलेंट है भाई, सिर्फ एपोकलिप्स में ही कोई बंदा ट्रैश ड्यूटी में स्पेशलाइज करेगा। लिन फैन को ये अजीब नहीं लगा, ट्रैश डंप करना नॉर्मल है, एपोकलिप्स हो या ना हो लाइफ चलती रहती है। अगर मदद चाहिए तो बोल दो। गंजा बंदा स्नीयर करते हुए बोला, अबे ढक्कन, हम यहाँ ऊपर मस्त हैं, तूने एक्चुअली पूछा कि हमें मदद चाहिए? रुक, मैं चिल्लाता हूँ, मैं होड को बुलाता हूँ, फिर तू भागियो मजे के लिए। लिन फैन ने टाइम वेस्ट करना सही नहीं समझा, उसने हाथ हिलाया, बाय दिन बोला और चल दिया। उसके ऐसे अचानक चले जाने से उन गुंडों की खुन्नस भर गई। उन्होंने प्लान बनाया कि ज़ॉम्बीज़ को शोर मचा के बुलाएंगे ताकि वो किसी को भागते हुए देख सकें। वो कॉन्फिडेंट थे कि सेकंड फ्लोर सेफ है, आखिर ज़ॉम्बीज़ उड़ थोड़ी सकते हैं। फिर वो 4 थग्स खराब मेगाफोन्स की तरह चिल्लाने लगे, उनकी चीखें पूरी सड़क पर गूंज रही थी। वो मिनटों तक चिल्लाते रहे पर नीचे एक भी ज़ॉम्बी नहीं आया। क्या बकवास है, सारे ज़ॉम्बीज़ कहाँ गए? ऐसा नहीं हो सकता कि ये एरिया क्लीन है, वो सब गायब नहीं हो सकते। सड़क के उस पार लिन फैन दूसरी बिल्डिंग के गेट के पीछे खड़ा था और पीछे मुड़ के देख रहा था। रिलैक्स, उसने शांति से कहा, वो बस आता ही होगा। इसके साथ ही वो नजरों से ओझल हो गया। थग्स गुस्से में बड़बड़ाए, मूड खराब कर दिया, ये इडियट ज़ॉम्बीज़ से मर भी नहीं पाया। अचानक जमीन हिलने लगी, छोटे पत्थर उछलने लगे, भारी कदमों की आवाज, थर्ड थोड़, जैसे बिजली कड़क रही हो पास में। ओ क्रैप, कुछ आ रहा है, ये कैसी आवाज है? इससे पहले कि वो बात पूरी करते, एक विशाल डरावना चेहरा सेकंड फ्लोर की खिड़की पर दिखा। अगले ही पल उनमें से 3 गुंडे उस जायंट ज़ॉम्बी के हाथों कुचले गए और फाड़ दिए गए। इसी बीच लिन फैन सामने वाली बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर बुक स्टोर पहुंच चुका था। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसे एक बीबी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वो कॉर्नर की लैंडिंग पर पहुंचा। वहां एक औरत उसके सामने लटकी हुई थी, बेनाम बेजान। उसका बच्चा अभी भी जिंदा था, फिर भी उसने अपनी जान लेना चूज किया। उसने अपने बच्चे के बचने का आखिरी चांस भी खत्म कर दिया था। बच्चे की चीखें जारी थीं, पर वो कमजोर होती जा रही थी, खामोशी में घुलती जा रही थी। लिन फैन ने प्यार से उस मरी हुई औरत की बाहों से बच्चे को लिया। उसके गर्म हाथ उस कमजोर जान को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसे बच्चे के ब्लैंकेट में कुछ महसूस हुआ, एक छोटी सी डायरी। उसमें लिखा था, कोई रेस्क्यू नहीं है, खाना नहीं है, मैं कमजोर होती जा रही हूँ। मुझे पता है मैं ज्यादा देर नहीं टिकूंगी। मैंने लोगों को ज़ॉम्बी बनते देखा है। मैं अपने बच्चे को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। जब तक मैं साफ सोच सकती हूँ, मुझे वो करना होगा जो ज़रूरी है। मुझे डर है कि मैं उसे काट लूंगी, इसलिए मैंने अपने दांत तोड़ लिए हैं और अपना मुंह टेप से बंद कर लिया है ताकि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी मैं उसे नुकसान ना पहुंचा सकूं। मेरे बच्चे का नाम मिंग मिंग है। अगर किसी को ये मिले तो प्लीज़ उसे जिंदा रहने देना, और अगर नहीं बचा सकते तो प्लीज़ उसे बाहर मत छोड़ना। मैं नहीं चाहती वो खाया जाए। लिन फैन ने धीरे से सांस छोड़ी। आराम करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे बच्चे को जिंदा रखने की। पर जैसे ही वो बोला, एक बास्केटबॉल अजीब तरीके से लुढ़कती हुई उसके पैरों के पास आई। एक सेकंड बाद एक ज़ॉम्बी, जो देखने में गारफील्ड जैसा लग रहा था, उस पर सीधा लपका। ये अब तक मिले किसी भी ज़ॉम्बी से कहीं ज्यादा तेज था। लिन फैन ने फ्रॉस्ट मोड निकाला, कंफ्यूज था। ऐसा मॉन्स्टर यहाँ कैसे हो सकता है जबकि बच्चा अभी तक जिंदा है? फिर उसे समझ आया, ये क्रीचर वेट कर रहा था, उस बच्चे को बेट की तरह यूज कर रहा था ताकि कोई भी नेक इंसान मदद करने आए तो वो उसका शिकार कर सके। इस ख्याल के साथ लिन फैन ने फ्रॉस्ट मोड घुमाया और उस इवॉल्व्ड स्पीड टाइप ज़ॉम्बी को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। सिस्टम बोला, +3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स गेंड। ये वाला अलग था, इसमें क्लियर इंटेलिजेंस थी। बाकी सारे ज़ॉम्बीज जो उसे मिले थे वो बेसिकली ब्रेन डेड थे। उस क्रीचर के रिमेन्स से एक रेड क्रिस्टल फट के बाहर निकला जो हल्के से ग्लो कर रहा था। लिन फैन ने पलकें झपकाईं, खुद से बड़बड़ाया, पक्का कोई किताबी कीड़ा ज़ॉम्बी होगा। इस बुक स्टोर में जम के पढ़ाई की होगी इसने। लगता है सच ही कहते हैं, नॉलेज इज पावर। खैर, जब मैं यहाँ आई गया हूँ तो फे के लिए कुछ वर्कबुक्स और एग्जाम पेपर्स ले लेता हूँ,
वो पढ़ाकू टाइप लगती है, इन्हें देख के तो वो पागल ही हो जाएगी। इसी दौरान दूर एक डेजर्ट बेस के नीचे गहराई में एक प्रोफेसर आंखें फाड़े उस सील्ड रेड क्रिस्टल को घूर रहा था। तुम कह रहे हो ये एक ज़ॉम्बी की खोपड़ी के अंदर से निकला है? एक फीमेल ऑफिसर ने सलूट किया। यस सर, स्पेसिमेन अजीब था तो हमने उसे डाइसेक्ट किया और उसके ब्रेन के अंदर ये क्रिस्टल मिला। मुझे सब बताओ, उसने जोर दिया। पहला शॉट यांग नांग ने चलाया था, स्नाइपर राइफल, डायरेक्ट हेडशॉट, पर ज़ॉम्बी मरा नहीं, बल्कि वो बेस की तरफ और तेजी से भागा। वो गोली चलाता गया, हर राउंड सर पर लगी। वो तब जाके गिरा जब उसका स्कल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। इससे पहले हर ज़ॉम्बी बस एक सर पर वार करने से मर जाता था, पर ये वाला हाई कैलिबर राउंड्स भी से खत्म नहीं कर पा रहे थे। ये एक्सप्लेनेशन से बाहर है। प्रोफेसर ने गहरी चिंता जताई। ज़ॉम्बीज इवॉल्व हो रहे हैं, पर ऐसे क्यों? इतने स्ट्रॉन्ग की हेडशॉट भी उन्हें नहीं मार सकता। वो डेमन्स में बदल रहे हैं। इस पॉइंट पर चाइना में सिर्फ 2 बेसेस कांटेक्ट में हैं, ड्रैगन पैलेस और गैलेक्सी बेस। पर अगर अनडेड ऐसे ही इवॉल्व होते रहे तो क्या हम बची कुची दुनिया को बचा पाएंगे? फीमेल ऑफिसर हिचकिचाई, थोड़ा शर्माते हुए। सर, मेरे पास एक आइडिया है, ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, पर मैं ज़ॉम्बी नॉवेल्स पढ़ा करती थी। उन कहानियों में ज़ॉम्बीज़ के दिमाग में क्रिस्टल्स होते हैं, इवोल्यूशन का मटेरियल। इंसान जो ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं वो इन क्रिस्टल्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करके स्ट्रांग बन सकते हैं, यहाँ तक कि सुपर ह्यूमन भी। मेरे ख्याल से ये क्रिस्टल वही है। प्रोफेसर पूरी तरह से खोया हुआ लग रहा था। उसने जिंदगी में एक भी नॉवल नहीं पढ़ी थी। बस ज़ॉम्बी फिक्शन सुन के ही उसका चेहरा एक बड़े क्वेश्चन मार्क की तरह हो गया था। वापस शहर में लिन फैन उस रेस्क्यू किए हुए बच्चे को लिए शांति से बुक स्टोर से बाहर निकला। सड़क पर उसकी बेफिक्र चाल ने ऊपर से देख रही एक औरत का ध्यान खींचा। उसका नाम था सू चाचा, एक टाइम की पॉपुलर केक इन्फ्लुएंसर जो फ्रीली लॉलिटा ड्रेसेस में बेकिंग वीडियोस के लिए जानी जाती थी। अचानक लिन फैन ने सीधा उसकी खिड़की की तरफ देखा। हड़बड़ाकर उसने अपना मुंह कवर कर लिया और लेज के नीचे छिप गई। शिट, उसने इस तरफ देखा। क्या उसने मुझे देख लिया? लिन फैन ने नोटिस किया कि ग्लास के पीछे एक हल्की परछाई हिली। एक सर्वाइवर, उसने सोचा। पर इससे पहले कि वो और सोच पाता, एक कार पुलिस स्टेशन के सामने चीखती हुई रुकी। कंफर्म करने के बाद कि आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं है, कार से 4 आदमी निकले, हंसर अंडरवर्ल्ड के गुंडे। बस कट वाला आदमी जम गया। क्या बकवास है, कोई अब भी जमीन पर जिंदा है? पर्म्ड हेयर वाले लड़के ने फुसफुसाया, क्या हम इसे टपका दें? जूड़ा वाले आदमी ने सर हिलाया, नहीं, हम बहुत ज्यादा अटेंशन ड्रॉ करेंगे, याद रखना हम यहाँ बॉस के ऑर्डर्स पर हैं। मोटू के वाले ने हामी भरी, हाँ, अगर हमें वो नहीं मिला जो बॉस को चाहिए तो वो हमारी खाल उधेड़ देगा। इसी बीच कार में बैठा वो गंजा आदमी लिन फैन को ठंडी नजरों से देख रहा था। सोच रहा था, ये भाग भी नहीं रहा है। एक बार लड़के वो गन्स ले आए, मैं इसे बम्पर से बांध दूंगा और ज़ॉम्बीज़ को इसे फाड़ने के लिए दे दूंगा। पर इससे पहले कि वो ये सोच भी पाता, लिन फैन का चेहरा ठीक उसकी खिड़की के बाहर दिखा, एक अजीब सी मुस्कान के साथ। लिन फैन ने उसकी आंखों में देखा, टोन शांत पर तीखी थी। तो तुम लोग एग्जैक्टली यहाँ कर क्या रहे हो? गंजा आदमी लगभग चीख पड़ा, व्हाट द हेल, ये अभी 1 सेकंड पहले सड़क के उस पार नहीं था? उसी वक्त वो 4 आदमी जो पुलिस स्टेशन के अंदर गए थे, चुराई हुई गन्स लेके वापस आए। ओए, ये बंदा अभी भी यहाँ क्यों है? तुम दोनों कर क्या रहे हो? गंजा आदमी बड़बड़ाया, तो तुम्हें बॉस कमाल मिला या नहीं? बस कट वाले ने ताना मारा, बिल्कुल। और किस लिए आए हैं हम यहाँ? वो हॉल मिल गया तो लाइफ सेट है। पर्म वाले घुंघराले वालों वाले बंदे ने लिन फैन को गाइड किया। बच्चा, तू अकेला सड़क पे घूम रहा है, तो जिंदा कैसे है भाई? लिन फैन ने बड़े आराम से जवाब दिया, जब मैं ज़ॉम्बी से मिलता हूं, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं। अगर वो नहीं मानते तो मैं खुद को डिफेंड करता हूं। एक स्विंग और वो गायब। पर्म वाले ने पलकें झपकाई। ये बंदा सीरियस है क्या? ये बोल क्या रहा है? बस कट वाला बंदा चिढ़ गया। उसने पिस्टल निकाली और लिन फैन पे एम किया। तुझे पता भी है इसकी कीमत क्या है? लिन फैन थोड़ा सा भी नहीं हिला। तो तुम 4 लोग पुलिस स्टेशन गए थे गन्स चुराने, हाँ? बस कट वाले ने ताना मारा, तू पागल है, ये अपोकलिप्स है। जाहिर है हमने चुराया, हमने वो काम किए हैं जो तू सोच भी नहीं सकता। वो अपना सेंटेंस कभी पूरा नहीं कर पाया। एक रोशनी की लकीर चमकी और उसका हाथ एक ही पल में उसके शरीर से अलग हो गया। लिन फैन ने एक रूखी सी माफी मांगी, सॉरी यार, मुझे सेल्फ डिफेंस में ज़ॉम्बीज़ काटने की आदत हो गई है। एक पल के लिए मैं भूल गया था कि तू इंसान है। ये सीन देख के सब हिल गए। जूड़ा वाला आदमी अपनी गन निकालने के लिए टटोलने लगा। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाता, लिन फैन ने एक ही वार में उसे 2 हिस्सों में चीर दिया। आखिरी 2 आदमी डर के मारे जम गए। वो इतना तेज था कि दिखा भी नहीं। ये इंसान है भी या नहीं? कार से वो गंजा आदमी चिल्लाया, अबे गधों, तुम लोग बहुत शोर मचा रहे हो, ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, जल्दी अंदर आओ। बिल्कुल वैसा ही हुआ। हर गली के कोने से गुर्राने की आवाजें आने लगीं। मुर्दों का एक सैलाब पागल कुत्तों की तरह कार की तरफ लपका। गंजे आदमी ने एक्सीलरेटर पे पैर दबा दिया, बिना पीछे देखे गाड़ी भगा दी। तू तो गया बच्चे, बॉस तरह काम तमाम कर देंगे। वो 2 छूटे हुए आदमी उसके पीछे चिल्लाए, कमीने के बच्चे, हम अभी भी यहाँ नीचे हैं, वापस आ।
लिन फैन ने अपनी ब्लेड वापस रखी, आह भरते हुए। देखा, एंथुजियास्टिक ज़ॉम्बीज़ भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते, वो अपनी सिविक ड्यूटी निभा रहे हैं। वो दोनों घूर के देख रहे थे, डर के मारे बोलती बंद थी। सिविक माइंडेड ज़ॉम्बीज़ ब्रो, वो इसलिए आए क्योंकि तूने लोगों का मर्डर किया है। लिन फैन क्राउच हुआ और फिर हल्के से पास वाली सेकंड फ्लोर की बैल्कनी पे कूद गया। उसके करंट स्टैट्स के साथ पार्कूर उसके लिए बच्चों का खेल था। वो आदमी उसकी जाती हुई फिगर को हक्का बक्का होके देख रहे थे। दुनिया का कोई एथलीट इतना ऊंचा नहीं कूद सकता। कुछ ही पल बाद ज़ॉम्बी होर्ड उन पर एक जिंदा लहर की तरह टूट पड़ा। उनकी चीखें बस कुछ देर गूंजी और जल्द ही मांस फटने की आवाज़ों में दब गईं। बाहर के हंगामे ने सुशाशा, वो केक इन्फ्लुएंसर, का ध्यान खींचा। इतने सारे ज़ॉम्बीज़, मत बोलना कि वो लड़का जो घूम रहा था वो इन्हें यहाँ लाया है। वो सोच क्या रहा था? बाहर निकलना सुसाइड है, वो अब तक मर चुका होगा। पर इससे पहले कि वो ये सोच खत्म करती, लिन फैन का चेहरा अचानक ठीक उसकी खिड़की के बाहर दिखा। वो फर्श पे गिर गई, कांपते हुए। रुको, ये सेकंड फ्लोर है, इसका चेहरा वहाँ कैसे है? बाहर एसी यूनिट पे खड़े होकर लिन फैन ने सोचा कि वो अपोकलिप्स की वजह से सदमे में है। ये डर गई है, मुझे इसे एडजस्ट होने का टाइम देना चाहिए। मैं रोज़ इसकी खिड़की पे आऊँगा, उसने सच्चे मन से सोचा। मैं स्माइल करूँगा, इसे काइंडनेस दिखाऊंगा, इसे समझ आ जाएगा कि मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। इसी बीच सुशाशा ने पहले ही एक फ्रूट नाइफ उठा लिया था। ओ नो, उसने मुझे देख लिया, मैं क्या करूं? मैं भाग नहीं सकती, वो बाकी सर्वाइवर्स को बता देगा। मैं उन्हें खुद को जिंदा पकड़ने नहीं दूंगी। अगर मैं उससे लड़ नहीं सकती तो मैं खुद को मार लूंगी, उसे खेलने के लिए वार्म बॉडी नहीं मिलेगी। उसी टाइम होंगरे के एक लग्जरी हिलसाइड मैंशन में वो गंजा गुंडा दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर घुसा। चेहरे पर डर साफ लिखा था। बॉस, मुसीबत है। एक स्कार फेस वाला आदमी सिगार फूंक रहा था, उसने माथा सिकोड़ा। मुसीबत? तुम 5 लोग गए थे और सिर्फ तू वापस आया है? गंजा आदमी ने कहानी बढ़ा चढ़ा के बताई। बॉस, जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहां परछाई में एक दूसरा ग्रुप छुपा हुआ था। जैसे ही हमें गन्स मिली, उन्होंने ज़ॉम्बीज़ को सीधा हमारी तरफ ल्योर कर दिया। वो हकलाया। मैंने लड़कों को कार में आने को बोला, पर वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे, रास्ता ब्लॉक था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय गाड़ी भगा लेने का। वो अंदर से पैनिक कर रहा था। मैं बॉस को ये नहीं बता सकता कि वो सिर्फ एक बंदा था। मैंने उस होड़ को देखते ही उन्हें छोड़ा और भाग गया। उसने डर के मारे बॉस को देखा। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ओ क्रैप, ये मुझे मारने वाले हैं। ये आदमी नंगे हाथ ईंटें तोड़ सकता है। हेल, एक बार इसने थप्पड़ मार के पत्थर तोड़ दिया था। वैंग देफू ने आखिरकार ऊपर देखा और जलता हुआ सिगार सीधा गंजे आदमी के माथे पे दबा दिया। तू वहां मरा क्यों नहीं? गंजा आदमी कांप रहा था, चीख रोकने के लिए अपनी जीभ काट रहा था। उसे पता था अगर उसने आवाज़ निकाली तो बॉस का गुस्सा उसे खत्म कर देगा। जब सिगार बुझ गया तो उसने एक बेचारी सी स्माइल दी। बॉस, मैं तो बस आपके लिए ड्राइव करना चाहता था और कुछ नहीं। वैंग देफू ने गुस्से में नाक सिकोड़ी, पर उसे मारा नहीं। उसने सिगार फेंक दिया। दफा हो जा। पीछे झुकते हुए वैंग देफू की आंखें ठंडी पड़ गई। उसका प्लान था कि वो पूरे विला कॉम्प्लेक्स को अपना बेस बनाएगा और धीरे धीरे बाहर एक्सपैंड करेगा। पर अब लगता है कि होंगरे में कोई और टीम भी है जिनके पास सेम आइडिया है और इतनी हिम्मत है कि गन्स के लिए पुलिस स्टेशन रेड करें। लगता है पहला बार मुझे ही करना पड़ेगा, वो बड़बड़ाया। अगली सुबह योंगवोंग कम्युनिटी में धूप खिली हुई थी। बूढ़ी मिसेस सू गार्डन में घुटनों पर बैठी वो सीड्स लगा रही थी जो लिन फैन लाया था। वहीं मिस्टर झाओआन और मिस्टर वांग जांगवा दरवाजों और एग्जिट्स को लकड़ी के प्लैंक से रीइंफोर्स कर रहे थे ताकि ज़ॉम्बीज़ बाहर ही रहें। दूसरी तरफ ग्रैंड मदर यांग छोटी फेफे को पढ़ा रही थी। बड़े प्यार से उसे मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री सिखा रही थी, 1-on-1। फे ने आखिरकार अपना होमवर्क खत्म किया ही था कि टेबल पे अचानक कुछ और टेक्स्ट बुक्स आके गिर गईं। लिन फैन प्राउड स्माइल के साथ खड़ा था। मुझे पता था तू एक हार्डवर्किंग बच्ची है। कल रात मैंने ये तेरे लिए उठाई थी। पर फे की आंखें पहले ही आंसुओं से भरी हुई थी, किसी भी पल फटने को तैयार थी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, लिन फैन की गोद में वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। लीमे घबरा गई। तुम्हें वो बच्चा कहाँ मिला? लिन फैन हिचकिचाया। ग्रैंडमदर सू आर्मी मेडिक हुआ करती थी, पहले उन्हें दिखाते हैं। बच्चे की चीख सुन के ग्रैंडमदर सू यार्ड से भागते हुए आईं। जल्दी उसे यहाँ लाओ। चेक करने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। अच्छी बात है तुम्हें ये टाइम पर मिल गई। कुछ मिनट्स और तो ये बचती नहीं, पर अभी खतरे से बाहर नहीं है। बॉडी कमज़ोर है, नीचे रैश इन्फेक्ट हो गया है और कई छोटे घाव हैं। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। लिनफैन, इसका नाम क्या है? उसकी माँ की डायरी में बस एक ही चीज़ लिखी थी, बच्चे का नाम मिंगमिंग है। तो इसे अपना सरनेम दे दो, लिन मिंगमिंग, ग्रैंडमदर सू ने सजेस्ट किया। पर लिनफैन ने सर हिला दिया। नहीं, बस मिंगमिंग। जब ये बड़ी होगी मैं इसे उसकी माँ के बारे में सब बताऊंगा। लीमे ने नोटिस किया कि लिन फैन बच्चे को पकड़ने में स्ट्रगल कर रहा है, तो उसने मदद करने की सोची। लाओ मुझे दो, तुम्हारे पास पहले ही बहुत काम है। लिन फैन ने शुक्रिया वाली स्माइल दी।
तो चलो शिफ्ट्स बांट लेते हैं, दिन में तुम संभालो, रातें मैं देखूंगा। जैसे ही बच्चे वाला सीन सेट हुआ, ग्रैंडपा झाऊ और ग्रैंडपा वांग अचानक गेट से चिल्लाए। उनकी आवाज में पैनिक था। लिनफैन, इधर आओ, कुछ गड़बड़ है, सड़क पे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो रहे हैं। लिनफैन के माथे पे शिकन आई। अजीब है, मैंने तो उन्हें वापस आते वक्त कब का पीछे छोड़ दिया था। मत बोलना कि अब ज़ॉम्बीज में इंटेलिजेंस इवॉल्व होनी शुरू हो गई है। भाई सीन समझो। जब लिन फैन और वो दोनों बुजुर्गों ने ध्यान से देखा तो पता चला कि ज़ॉम्बीज की पूरी फौज को एक छोटा डिलीवरी ट्रक लीड कर रहा था। ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा था और एक स्लो स्पीड मेंटेन कर रहा था, कैमरा से सब चेक करते हुए। ग्रैंडपा झाओ को लगा कि वो बंदा शायद ज़ॉम्बीज को दूर ले जा रहा है ताकि बाकी सर्वाइवर सप्लाईज ढूंढ सकें। लिन फैन ने दीवार के छेद से झांका तो उसने भी वही देखा। 3 सर्वाइवर्स जिनके पास स्टील रॉड्स और शील्ड्स थी, वो भाग के पास वाली दुकानों की तरफ गए क्योंकि ज़ॉम्बीज डिस्ट्रैक्टेड थे। लेकिन तभी ग्रैंडपा झाओ का चेहरा उतर गया। रुको, वो ट्रक वापस घूम गया। वो सर्वाइवर्स वही जम गए जब उन्होंने देखा कि वही ट्रक वापस आ रहा है। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ड्राइवर जानबूझकर ज़ॉम्बीज को उनकी तरफ भेज रहा है। ट्रक के कैबिन के अंदर उस आदमी ने सिगरेट जलाई। उसका दिमाग उस दिन पर चला गया जब दुनिया खत्म होने वाली थी। जब खाना खत्म हो गया था तो मजबूरी में वो बाहर निकला। एक्सपीरियंस था नहीं तो तुरंत ज़ॉम्बीज ने घेर लिया। जब मौत पक्की लग रही थी तब एक ट्रक उसके पास आके रुका। 2 आदमी कूद के बाहर आए, एक के पास शील्ड, एक के पास स्टील पाइप, और उन्होंने बड़े ब्रूटली ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया। वो बंदा खुश हो गया, गिड़गिड़ाया कि मुझे भी अपने साथ ले लो। उन्होंने मना कर दिया, पर जब उसने बताया कि उसकी वाइफ और बच्चा घर पे हैं और थोड़ा खाना मांगा तो वो लोग स्माइल करने लगे। बोले, फैमिली को ले आओ, हम सेफ्टी में ले चलेंगे। उस बेचारे को लगा अच्छे लोग मिल गए, पर जब उन्होंने उसकी वाइफ को देखा उनकी नीयत बदल गई। उन्होंने उस आदमी को बांध दिया और उसके सामने ही उसकी वाइफ के साथ गलत काम किया। आखिरी कोशिश में उसकी वाइफ ने फाइट की, पर उन्होंने उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया और वो वहीं मर गई। वो आदमी मरना चाहता था, लड़ना चाहता था, पर उन्होंने उसकी 8 साल की बेटी को हॉस्टेज बना लिया था। अगर वो कुछ करता तो वो बच्ची को मार देते। वो बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था इन जानवरों को मिटाने का। उसने एक्सेलरेटर पे पांव दबा दिया, कसम खाके कि इन दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ट्रक ने स्टोर फ्रंट को तोड़ दिया और अंदर उन 3 कमीनों को कुचल दिया। आग और धुआं ऊपर आसमान में उड़ने लगा। लिन फैन ने यह सीन देखा और उससे रहा नहीं गया। एल्डर्स के रोकने के बावजूद वो गेट खोल के बाहर भागा। ट्रक का ड्राइवर एयरबैग खुलने की वजह से सीट पे फंसा हुआ था और ज़ॉम्बीज ट्रक पे चढ़ रहे थे। लिन फैन ने ठंडे दिमाग से ज़ॉम्बीज पे चिल्लाया, ओए साइंस मत दिखाओ, सनशाइन कॉम्प्लेक्स के आसपास हंगामा मचाना बंद करो। यहाँ बुजुर्ग माँ और एक बेबी है, गंदगी मत फैलाओ। ज़ॉम्बीज एक पल के लिए कंफ्यूज होकर उसे देखने लगे, पर अगले ही पल उन्हें फिर जोश आ गया और वो उस पे झपटे। लिन फैन ने अपनी फ्रोस्टमॉन निकाली और बस कुछ ही स्विंग्स में 10 से ज़्यादा ज़ॉम्बीज को ढेर कर दिया। मॉनिटर्स पे देख रहे दोनों बुढ़ाओं को ठंडा पसीना आ गया। उन्हें लगने लगा कि ये लड़का कोई सुपर सोल्जर तो नहीं। इतनी ताकत! शायद सिविलाइजेशन दोबारा यहीं से शुरू होगी होंग सिटी में। बाद में रिटायर्ड मिलिट्री डॉक्टर सू ग्वान ने उस ड्राइवर को चेक किया। बोले, टेंशन नहीं, सिर्फ इम्पैक्ट वूंड्स हैं, एयरबैग ने बचा लिया, नाक से खून बस झटके से आया है। लिन फैन ने बाहर धुआं भरी सड़क दिखी। ये मैस उसने बनाया था तो साफ भी उसे ही करना पड़ेगा। तीनों बुजुर्गों से घूर रहे थे, कुछ अजीब लग रहा था, पर वो बहस नहीं कर पाए। जल्दी ही वो ड्राइवर खांसते हुए उठा और बोला, क्या ये स्वर्ग है? लिन फैन ने बोला, नहीं भाई, ये सनशाइन कॉम्प्लेक्स है, हमारा घर। अब जब तू उठ गया है तो बाद में सड़क साफ कर देना, बॉडी सड़ने लगेंगी। आदमी चुन्ही, जो एक नेटवर्क रिपेयर वर्कर था, उठ के बैठा और बोला, बचाने के लिए शुक्रिया, पर मुझे अपनी बेटी को बचाना है, वो अभी भी उनके बेस पर है। लिनफैन ने उसे घुरा, सोचा पहले पंगा करो फिर भागने की बात, मतलब सड़क साफ करने का कोई प्लान नहीं है इसका, हैं? फिर लिनफैन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने चुन्ही को चौंका दिया। तू सड़क साफ कर, एड्रेस मुझे दे, मैं जाऊंगा, मैं तेरी बेटी को बचा लाऊंगा, टेंशन मत ले, मैं सस्ता चार्ज करता हूं। और बस ऐसे ही लिनफैन सिर्फ 100 युआन की डिलीवरी फी के बदले उस 8 साल की बच्ची को लाने के लिए मान गया। खैर, जब वो दोनों सड़क पे जा रहे थे, सू शशा ने उन्हें फिर देख लिया। अरे, ये तो वही आदमी है, वो फिर दिखा, और इस बार तो उसके साथ एक 8-9 साल की बच्ची भी थी। लिनफैन ने ऊपर देखा और उस औरत को केक शॉप में छुपे हुए देख लिया। वो रुका और बड़े फ्रेंडली तरीके से सू शशा को वेव किया। सू शशा की तो हालत खराब हो गई। नहीं, वो इधर ही देख रहा है और कितना क्रीपली स्माइल कर रहा है। उसने तुरंत पर्दे गिरा दिए और खिड़की के नीचे दुबक गई। उस जानवर ने मुझे तो नहीं पकड़ा, पर अब एक छोटी बच्ची को उठा लाया। पता नहीं वो बेचारी क्या झेलेगी। लानत है इस अपोकलिप्स पे, ऐसे घटिया लोग खुलेआम कैसे घूम रहे हैं। लिनफैन ने अपना सर खुजाया। ये केक शॉप वाली सर्वाइवर कुछ अजीब बिहेव कर रही है, शायद अपोकलिप्स की वजह से ट्रॉमा में है और दिमाग हिल गया है। उसने सोचा, छोड़ो,
टिंग टिंग, ऐसे मेंटल इश्यूज वाले सर्वाइवर्स डेंजरस होते हैं, फ्यूचर में इनसे दूर रहना। उसी वक्त एक ऑफ रोड व्हीकल वहां से गुजरी जिसके पीछे ज़ॉम्बीज की एक ह्यूज भीड़ थी। हैट पहने हुए आदमी ने अचानक आगे इशारा किया और चिल्लाया, भाई साहब ये क्या है? टीम लीडर टेंशन में आ गई, लगा कुछ सीरियस हो गया, पर हैट वाले ने चौराहे की तरफ इशारा किया। ये वही अजीब सर्वाइवर है जो पहले मिला था। ये अभी भी यहाँ घूम रहा है जैसे ये जगह इसके बाप की हो, और अब तो इसके साथ एक बच्ची भी है। ये बंदा बहुत जिगरे वाला है। लीडर का पहला ख्याल था, इतने सारे ज़ॉम्बीज पीछे हैं, अगर उन्होंने इसे और बच्ची को देख लिया तो ये पक्का मरेंगे। उसने तुरंत ड्राइवर ओल्ड मैल को बोला कि हॉर्न बजाए ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका सकें। पर उसके बोलने से पहले ही अचानक आगे से खिलौने वाली म्यूजिक बजने लगी, जिसने गाड़ी में सबको सुन कर दिया। लिनफैन और टिंग के हाथ में एक कैक्टस टॉय था, वही जो अपनी बॉडी हिलाता है और गाता है। आसपास के कोनों में छुपे ज़ॉम्बीज आवाज़ सुनकर एक सेकंड के लिए फ्रीज हुए, फिर वो उस टॉय की तरफ ऐसे भागे जैसे फ्रेश मीट मिल गया हो। गाड़ी वाले लोग हक्का बक्का रह गए, भाई साहब लीडर इसने तो हमसे पहले ही कर दिया, इसने खुद ही ज़ॉम्बीज को ल्योर कर लिया। लीडर का दिमाग ब्लैंक हो गया, हम तो गए, पूरी तरह गए। इसी बीच वापस डेजर्ट बेस पर रिसर्चर्स ने ज़ॉम्बी के दिमाग से मिले क्रिस्टल न्यूक्लियस को एनालाइज कर लिया था। वो सब्सटेंस मॉडर्न साइंस के लिए बिल्कुल नया था। एनर्जी बहुत स्टेबल थी। क्रिस्टल की ऊपरी परत क्लियर शेल जैसी थी, इंसानी स्किन जैसी दिखती थी पर बहुत सख्त थी। प्रोफेसर गहरी सोच में पड़ गए। उनके पास टॉप टियर इक्विपमेंट था, फिर भी वो ज़ॉम्बी ब्रेन्स में मिलने वाले क्रिस्टल्स का पर्पस नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने रिसर्चर को बोला कि ड्रैगन पैलेस बेस और गैलेक्सी बेस से कांटेक्ट करके पूछो कि उनकी क्या प्रोग्रेस है। रिसर्चर ने निराशा में सर हिला दिया, ना ड्रैगन पैलेस ना गैलेक्सी बेस। किसी ने भी कभी ज़ॉम्बी के दिमाग में क्रिस्टल नहीं देखा। उनका मानना था कि यह सिर्फ एक अजम्पशन है। प्रोफेसर को यह कड़वा सच मानना पड़ा। ये सुनकर वो और परेशान हो गए। ज़ॉम्बीज सच में इवॉल्व हो सकते हैं, और ये बचे खुचे इंसानों के लिए बहुत बुरी खबर है। अगर जल्दी कोई तोड़ नहीं निकला तो इंसानियत खत्म हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हॉन्ग सिटी के एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की छत पर एक आदमी ने ज़ॉम्बी क्रिस्टल पकड़ा हुआ था और चिल्ला रहा था, मिल गया मुझे, जैसा नॉवल में लिखा था ज़ॉम्बी के दिमाग में सच में क्रिस्टल होता है। इस चीज़ को पाने के लिए मैंने अपने 7 टीममेट्स को मौत के मुंह में धकेल दिया। क्रिस्टल एब्जॉर्ब करो, ताकतवर बनो, मैं और ज़ॉम्बीज मारूंगा और स्ट्रांग बनूंगा और इस अपोकलिप्स पे राज करूंगा। अब मैं क्या नहीं पा सकता। उसकी आंखों में हजारों फैंटेसीज चल रही थी। मेरा राइज आज से शुरू होता है। उसने वो क्रिस्टल एक बार में निगल लिया। ये पावर मेरी बॉडी को बदल दे, मुझे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दे, मैं बनूंगा इस अपोकलिप्स का किंग। भाई सीन आगे का सुनो। जेंग हाउ सपने देख रहा था, 365 दिन, हर रोज नई लड़की। पर अगले ही पल उसे रियलाइज हुआ कि बॉडी में तो कोई चेंज ही नहीं आया है। ये क्या चक्कर है? क्या ये क्रिस्टल बेकार है? नॉवेल्स में तो ऐसा नहीं होता। अचानक उसके पेट में एक तेज दर्द उठा। उसे लगा चलो अब क्रिस्टल का असर शुरू हुआ है। पेट पकड़ के वो जमीन पर लेट गया। चेहरे पर एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रहा था। दिमाग में स्ट्रांग बनने के सपने चल रहे थे, पर जल्द ही दर्द इतना बढ़ गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और मुंह भर के खून की उल्टी कर दी। तब जाकर जैंग हाओ को समझ आया कि कुछ बहुत गलत हो गया है। चेहरे पर डर फैल गया। उस गाढ़े खून में मांस के टुकड़े थे, अंदर के ऑर्गन्स के पीसेस थे जो गल चुके थे और फट गए थे। क्रिस्टल ने पावर नहीं दी, अंदर से खा लिया उसे। दूसरी तरफ लिनफान उस छोटी बच्ची को लेकर कई मोहल्ले क्रॉस करके फाइनली उसके बाप के पास ले आया। उसके कपड़े अभी भी ज़ॉम्बी ब्लड से सने हुए थे। ओल्ड मास्टर वोंग ने तुरंत शुनही यानी बच्ची के पापा को याद दिलाया, देखा शियाओ फान की एफिशिएंसी जबरदस्त है। शियाओचुन जल्दी कर, इसकी फीस पे कर। शुनही को समझ नहीं आया अपोकलिप्स में पैसे क्यों देने भाई, पर फिर भी उसने चुपचाप 100 युआन निकाल के कॉम्पनसेशन के तौर पर दे दिए। लिनफान बस हंसा, थैंक यू की जरूरत नहीं है, तुमने पैसे दिए, मैं एरन रन करता हूँ, यही मेरा काम है। शुनही वहां स्टैच्यू बना खड़ा था। उसे लगा ये लोग मजाक कर रहे हैं, पर लिनफान ने सच में पैसे ले लिए और ओल्ड मास्टर वोंग ने तो पहले से 100 युआन रेडी रखे थे। वोंग झुका और शुनही के कान में धीरे से बोला, तुझे लग रहा है ना शियाओ फैन का दिमाग थोड़ा हिला हुआ है। पर फिर वोंग ने इसे डांटा, इसमें गलत क्या है? चीज़ों के लिए पे करना नॉर्मल बिहेवियर है। अपोकलिप्स में भी हमारी सनशाइन कम्युनिटी ऐसे ही चलती है। ध्यान से सोच, ये एक तरह का ऑर्डर है। जहां ऑर्डर होता है वहां फ्यूचर होता है। ओल्ड मास्टर्स हाउ ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सच बोलूं तो शुरू में हमें भी लगा था कि शियाओ फैन का दिमाग ठीक नहीं है, पर अब सीन अलग है। ये अलग लेवल की थिंकिंग है, जिसको समझना है वो समझ गया। शुनही को लगा उसका दिमाग छोटा पड़ गया। इन दोनों बुधाओं की बातें समझ नहीं आई, पर सुनने में बड़ी गहरी लग रही थी। भाई कुछ तो गहरा ज्ञान है ये। तभी शान्योंग लिवोड के बेल टावर से दोपहर की घंटी बजी। ग्रैंड मासू ने टाइम चेक किया, पूरा 12 बज रहा था।
उन्होंने अंदाजा लगाया कि किसी ने जानबूझकर घड़ी रिपेयर की होगी ताकि ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करके सर्वाइवर्स को सप्लाईज लेने का मौका मिल सके। ओल्ड मास्टर्स हाउ बोले, जिसने भी ये किया वो नेक आदमी है। इससे पता चलता है कि क्राइसिस में भी उम्मीद बाकी है। जब ये बुजुर्ग बातें कर रहे थे, घंटी की आवाज़ से अट्रैक्ट होकर ज़ॉम्बीज़ का सैलाब क्लॉक टावर की तरफ बढ़ चुका था। जिन्होंने टावर रिपेयर किया था उन्होंने भी देखा कि ज़ॉम्बीज़ की मासिव भीड़ इकट्ठा हो रही है। वो निकलने ही वाले थे सप्लाईज लेने। वो लेडी लीडर चिल्लाई, जल्दी करो, सिर्फ 2 मिनट है हमारे पास, जो हाथ लगे उठा लो। पर उसी वक्त एक ज़मीन तेज़ हिलने लगी। हैट पहने हुए आदमी ने पैनिक में चिल्लाया, बॉस लेडी, गड़बड़ है, कुछ हो रहा है। ज़ॉम्बीज़ की भीड़ के बीच में से एक अजीब सा मैसिव ज़ॉम्बी निकला। उस जायंट ज़ॉम्बी ने बस कैजुअली हाथ घुमाया और ताकत से रास्ता बना दिया। फिर वो क्रीचर हवा में ऊंचा कूदा और सीधा बेल टावर के ऊपर लैंड किया। एक खतरनाक दहाड़ के साथ उसने बजती हुई घंटी को टुकड़ों में तोड़ दिया। सब लोग ये देख के सुन पड़ गए। लानत है, कुछ ज़ॉम्बीज़ सच में इंटेलिजेंस इवॉल्व कर चुके हैं। वो लेडी लीडर सोचने लगी, क्या इंसानी सभ्यता के पास सच में आगे बढ़ने का कोई चांस है? इधर सनशाइन कम्युनिटी में बुजुर्गों ने नोटिस किया कि घंटी 12 बजने से पहले ही उग गई। समझ गए कि कुछ कांड हुआ है। ओल्ड मास्टर वोंग ने लिन फैन की तरफ देखा। शाओ फैन, अपोकलिप्स हर जगह डेंजरस है, पर उम्मीद अभी भी है। और उम्मीद को हमेशा किसी की ज़रूरत होती है। कोई जो उसे ढूंढे, कोई जो लीड करे, कोई जो उसे बढ़ाए ताकि बाकी लोग उसे देख सकें। एक कहावत है, द ग्रेटर द पावर द ग्रेटर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते। अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो इंसानी सोसाइटी एक दिन गायब हो जाएगी। एक अकेला इंसान कमज़ोर होता है। इसलिए एक लीडर आता है जो सबको हल्का सा धक्का देता है, ताकि सबकी ताकत और विश्वास मिलकर कुछ बड़ा और स्ट्रांग बने। लिन फैन ने ब्लैंक फेस के साथ सुना। बुद्धे, जो तूने बोला मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आया। ओल्ड मास्टर वोंग का एक्सप्रेशन बदल गया। वो भूल गए थे कि लिन फैन का लॉजिक अलग चलता है। उसे उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। शाओ फैन, ऐसा करते हैं, पास में एक रियल एस्टेट एजेंसी है। तुझे पैसे कमाना पसंद है ना? जा पार्ट टाइम जॉब कर ले। फ्लायर्स बांट और पूछ अगर कोई सर्वाइवर हमारी कम्युनिटी में मूव होना चाहता है। तू दूसरों की मदद करेगा और एजेंसी फीस कमाएगा। पार्ट टाइम जॉब और पैसे सुनते ही लिन फैन की आंखें चमक गई। वो गेट की तरफ भागा। ओल्ड मास्टर वोंग, मैं हरी करता हूं। ग्रैंडमा सू को चिंता हुई कि हम उसे बेवकूफ बना रहे हैं, पर वोंग ने मना कर दिया। मैं सालों आर्मी में रहा हूं। लिन फैन सबसे स्ट्रांग इंसान है जो मैंने आज तक देखा है। इतना स्ट्रांग कि वो इंसान लगता ही नहीं। शायद वो सच में ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद है। गाइड होने के बाद लिन फैन रेंटल एजेंट का बैनर लेकर बंजर इलाके में घूमने निकला, पोटेंशियल रेजिडेंट्स ढूंढने के लिए। कुछ गलियां छोड़कर एक ऑडियो उसके पास आई। अंदर बैठे आदमी ने पूछा कि क्या वो टीम अप करना चाहता है अपोकलिप्स सर्वाइव करने के लिए। लिन फैन ने तुरंत मना कर दिया, जरूरत नहीं है, मैं काम कर रहा हूं और मेरे पास रहने की जगह पहले से है। ये सुनकर उस आदमी ने बिना सोचे एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी भगा दी। पैसेंजर सीट पे बैठी औरत को अजीब लगा। हम सच में उसे छोड़ के जा रहे हैं? इंजन की आवाज ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करेगी। आदमी ने कहा, हम अपनी लिमिट में ही मदद कर सकते हैं। उसने खुद मना किया और उसकी बातों से लग रहा था कि वो लड़का थोड़ा पागल है। इसी बीच ज़ॉम्बीज़ की एक मैसिव वेव लिन फैन की तरफ 100 मीटर डैश की स्पीड से भागी आ रही थी। ये ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज़ क्लियरली इवॉल्व हो चुके थे, पर लिन फैन के स्टैट्स किसी भी मेजरमेंट से परे थे। एक सिंगल स्लैश में उसने ज़ॉम्बीज़ के बड़े ग्रुप के चिथड़े उड़ा दिए। हाथ, पैर और ऑर्गन्स हवा में उड़ने लगे। ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करके लिन फैन ने सांस ली। फाइनली हो गया। ये ज़ॉम्बीज़ पहले से ज़्यादा मुश्किल थे। शुक्र है उसके पास उसका लिटिल असिस्टेंट सिस्टम था और वो भी लगातार स्ट्रांग हो रहा था। ज़ॉम्बीज़ को निपटाने के बाद लिन फैन ने ऊपर देखा। एक रेजिडेंशियल यूनिट के खिड़की पर लिखा था SOS। ये मैसेज यान्नी का था, एक 19 साल की डांस स्ट्रीमर जिसके टॉप टियर लुक्स थे और मिलियन फॉलोअर्स थे। अपोकलिप्स के बाद से वो घर में छुपी थी, कम खा के सर्वाइव कर रही थी। तीसरे दिन उसने बाहर नॉकिंग और आवाज़ें सुनी। वो दरवाज़ा खोलने ही वाली थी, पर पीप होल से उसने लू होंग के छोटे भाई लू बिंग को देखा। लू होंग उसका एजेंट था और लू बिंग एक नल्ला जुआरी मतलब गैम्बलर था, जो हमेशा उसे गंदी नज़र से देखता था। अब अपोकलिप्स है, अगर लू बिंग ने कुछ गलत करने की कोशिश की तो लू होंग उसे रोकेगा नहीं बल्कि मदद करेगा। इसलिए उसने दरवाज़ा नहीं खोला, चाहे उन्होंने कितना भी मनाया हो। पर अब उसका खाना खत्म हो गया था। वो सच में भूख से मरने वाली थी। बाहर लू बिंग अभी भी अपनी बहन मतलब लू होंग को यानी की बॉडी डिस्क्राइब कर रहा था। वो लेग्स, वो कमर, सोच के ही मैं पागल हो रहा हूं। पर वो सिक्योरिटी डोर बहुत स्ट्रांग था, जबरदस्ती खुल नहीं रहा था। लू होंग ने उसे डांटा, तेरी गलती है, मैंने कहा था शुरू से इतना ऑब्वियस मत बन। लू बिंग हंसा, अपोकलिप्स है यार,
अब किससे मत क्या छुपाना। तभी बाहर किसी के आने की आवाज़ आई। लूबिंग ने धीरे से कहा, सिस चुप रहो, बाहर कुछ मूवमेंट है। उसने ध्यान से पीप होल से चेक किया। लिन फैन ने रूम 1705 पे नॉक किया। हेलो, कोई अंदर है क्या? यानी कभी इतनी मजबूर नहीं हुई थी। कोने में दुबक कर वो चिल्लाई, चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। उससे लगा वही लूबिंग वापस आ गया है। वो टूट चुकी थी, यहां तक कि सोच रही थी कि किचन नाइफ से खुद को खत्म कर ले। पर उसे पता था वो कमीना उसकी लाश के साथ भी। लिन फैन ने काफी देर तक नॉक किया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसे एक बुरा एहसास हुआ, शायद अंदर वाला इंसान अब मदद के लिए चिल्ला नहीं सकता। वो और इंतजार नहीं कर सकता था। भाई बस ये सोचते ही लिनफान ने एक ही पंच में वो सिक्योरिटी डोर तोड़ दिया। धमाका हुआ और दरवाजा खुल गया। अंदर एक सुंदर लड़की थी, हाथ में छोटा सा नाइफ लेके बुरी तरह कांप रही थी। लिनफान ने बोला, पैनिक मत कर। पर भाई वो कैसे ना करे, अपोकलिप्स पे किसी अजनबी ने एक मुक्की में उसका दरवाजा तोड़ दिया है। लिनफान ने उसे पहचान लिया। तुम वही डांस स्ट्रीमर यानी हो ना? मैंने एक बार तुम्हें 100 रुपये टिप किए थे, उससे पहले मैं हमेशा फ्री में देखता था, कभी डोनेट नहीं किया, पर तुम्हारा डांस सही था। यानी ने नाइफ अपनी गर्दन पे लगा ली और चिल्लाई, पास मत आना, एक कदम भी आगे बढ़ाए तो मैं यहीं खुद को मार लूंगी, मैं तुम्हें अपने हाथ लगाने नहीं दूंगी। उसने अपने रूममेट के साथ एक आइलैंड नेशन की मूवी देखी थी, जहां एक लड़की को कैप्चर करके टॉर्चर किया जाता था, रोज उसके साथ खेला जाता था और उसे कुत्ते की तरह ट्रेन किया जाता था। पहले उसे लगता था मूवीज में चीजें बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, पर अब उसे यकीन था कि लोग सच में इतने घटिया काम कर सकते हैं। लिन फान ने बोला, उसका कोई गलत इरादा नहीं है, मैं एक हाउसिंग एजेंट हूँ। मैं गुजर रहा था, तुम्हारी विंडो पे SOS मैसेज देखा तो चेक करने आ गया। और फ्रंट डोर के लिए सॉरी यार, अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है, इसलिए तोड़ना पड़ा। यानी पूरी तरह सुन थी। एजेंट, SOS और सबसे बड़ी बात, क्या कोई नॉर्मल इंसान स्टील का सिक्योरिटी डोर पंच मार के तोड़ सकता है? लिनफार ने हाथ उठाया, मैं सच में बस चेक करने और हाउसिंग प्रमोट करने आया था। तुम्हारी लिविंग कंडीशंस ठीक नहीं लग रही, कहीं और शिफ्ट होने का सोचा है? अगर इंटरेस्ट है तो मैं सनशाइन कम्युनिटी रेकमेंड करूंगा। वो पुरानी है पर मेरे मैनेजमेंट में क्वाइट, क्लीन और सेफ है। वहाँ के रेजिडेंट्स सब अलग अलग फील्ड के इलीट्स हैं, डॉक्टर्स, टीचर्स, डेकोरेटेड वेटरन्स, रिटायर्ड मिलिट्री फैक्ट्री लेडीज, यहाँ तक कि एक इंटरनेट रिपेयर वाला भी है। नीचे फुल आउटडोर जिम है और फार्म लैंड है जो हमने खुद डेवलप किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अफोर्डेबल है। ये सब सुनने के बाद यानी का डर धीरे धीरे शॉक में बदल गया। उसका एक्सप्रेशन देख के लिनफान समझ गया कि वो गार्ड नीचे कर रही है और उसे एक्सेप्ट कर रही है। वो धीरे से एक कदम आगे बढ़ा। मैं समझता हूं तुम डरी हुई हो, तुम जैसी सुंदर लड़की के लिए इस डिजास्टर में सर्वाइव करना मुश्किल रहा होगा, पर दुनिया में अच्छाई अभी भी है, हमें लाइट की तरफ चलना चाहिए। चलो नाइफ नीचे रखो, ये फ्लायर देखो, शायद कुछ आइडिया मिल जाए। जैनी अपने हाथ में उस फ्लायर को घूर रही थी। ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उससे रहा नहीं गया और पूछ ही लिया, तुम हो कौन एग्जैक्टली? लिनफान मुस्कुराया, बोला, तो मेरा नाम लिनफान है, शीनिंग एजेंसी से हाउसिंग एजेंट। मैं रेंट पे जगह दिलवाता हूँ। अगर तुम अपने अभी के घर से खुश नहीं हो तो सनशाइन कम्युनिटी आ सकती हो। बैठ के बात करते हैं, मैं ढंग से इंट्रोड्यूस करता हूँ। लिनफान प्रमोट करता रहा। ये लेआउट देखो, बिल्डिंग 1, रूम 504, 2 बेडरूम 1 लिविंग रूम, 60 स्क्वायर मीटर, रेंट 1500 महीना है, लिफ्ट भी है। पर तुम लड़की हो और स्ट्रीमर हो तो कपड़े बहुत होंगे, तो मैं बिल्डिंग 2 रेकमेंड करूंगा। यूनिट 2 रूम, वो बड़ा है, तुम्हारे लिए सही रहेगा। पिछली टेनेंट भी लड़की थी, उसका लीज कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है। यानी से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, सुनो तुम पागल हो क्या? लिनफान का मूड खराब हो गया। मैं इतने प्यार से जगह रेकमेंड कर रहा हूं और तुम इंसल्ट कर रही हो। अगर रेंट नहीं चाहिए तो बोल दो, मैं जा रहा हूं। उसे उठता देख यानी ने जल्दी से उसे पकड़ा और माफी मांगी। रुको, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, आई अपोलोजाइज। लिनफान ने गहरी सांस ली। पैसे कमाने का माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, माफी मंजूर। पर यानी ने फिर पूछा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही होते हो? मतलब ये थोड़ा नॉर्मल नहीं है। उसका गुस्से वाला चेहरा देख के वो घबरा के एक्सप्लेन करने लगी, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस। इससे पहले कि वो बात पूरी करती, लिनफान ने बात काट दी। नॉट नॉर्मल, वो तुम लोग हो। सबको लगता है अपोकलिप्स का मतलब है कोई रूल्स नहीं है, पर यही सोच दुनिया को और खराब करती है। अपोकलिप्स में सबसे डरावने ज़ॉम्बीज नहीं, लोग होते हैं। मैं बस पुराने रूल्स के हिसाब से जी रहा हूं, जैसे पहले था, क्योंकि मेरे पास वैसे जीने की ताकत है। यानी उसे हैरानी से देखती रह गई। यानी के दिमाग में चल रहा था, ये बंदा अजीब है पर बात में दम है, कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा ताकि लोग गार्ड डाउन कर दें। खैर छोड़ो, जो भी हो, ये जगह तो बर्बाद है, यहां रुकना मतलब मौत, मुझे निकलना ही पड़ेगा।
लिनफैन हल्का सा मुस्कुराया। तो जगह चाहिए ना? यानी ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। हाँ, वही वाला रेंट करूंगी जो तुमने बोला। लिनफैन आगे बोला। ठीक है, फिर अपना सामान पैक कर लो। यानी उसे घूरने लगी। लिनफैन ने समझाया। अरे शिफ्ट हो रही हो ना, तो अपना सामान तो लाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें, बैंक कार्ड्स और कैश अगर हो तो। वो अपार्टमेंट 1800 महीने का है। यानी पूरी तरह सुन थी। भाई मुझे बस यहाँ से निकलना है, अब पैसे का क्या काम? उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा एक्टिंग कर रहा है या सच में ऐसा ही है। 10 मिनट बाद लिनफैन ने कंफ्यूज होकर देखा। पैक कर लिया? बस इतना ही? यानी ने हाँ में सर हिलाया और याद दिलाया कि नीचे कुछ सर्वाइवर्स हैं जो डेंजरस हैं। उसे डर था कि शायद वो निकल ना पाए। लिनफैन बड़े आराम से उसे सीढ़ियों से नीचे ले गया। टेंशन मत ले, मैं बहुत केपेबल हूँ। यानी ने सोचा, बात तो सही है, इसने रीइंफोर्स्ड डोर एक मुक्के में तोड़ दिया था। पर जैसे ही वो अगले फ्लोर पे पहुंचे, लूबिंग का दरवाजा फट से खुला। उसके हाथ में किचन नाइफ थी। यानी कहाँ जा रही है तू? ओए बच्चे, चुपचाप उस औरत को बाहर भेज और निकल ले यहाँ से, वरना ऐसा रिग्रेट करवाऊंगा कि याद रखेगा। पर लिनफैन पीछे नहीं हटा, उल्टा उसके होंठों पे एक हल्की सी स्माइल आ गई। ओह सॉरी, मैं यूजुअली स्माइल नहीं करता जब तक कंट्रोल ना हो पाए। बुरा मत मानना, पर पूछना था, तुम एग्जैक्टली मुझे रिग्रेट कैसे फील करवाओगे? अगले ही सेकंड लिनफैन ऐसी स्पीड से हिला कि पल के झपकने से पहले उसने लूबिंग के हाथ से चाकू छीन लिया। लूबिंग बस देखता रह गया। उसे लगा सब कुछ सपना है। वो तो बस चाकू दिखा के उस लड़के को डराना चाहता था ताकि वो यानी को छोड़ दे। किसने सोचा था कि पलक झपकते ही चाकू गायब हो जाएगा? ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं था भाई। पर हमला करने के बजाय लिनफैन ज्ञान देने लगा। बोला, नाइफ डेंजरस होती है और बिना नुकसान पहुंचाए किसी को धमकाना भी पब्लिक सिक्योरिटी लॉस तोड़ना माना जाता है। ये राइटियस और सीरियस टोन सुन के लूबिंग का दिमाग और घूम गया। यहां तक कि जब लिनफैन ने चाकू वापस दिया तो उसने ले भी लिया। लिनफैन ने समझाया, इसे ढंग से पकड़ो और दोबारा ऐसी हरकत मत करना। और हाँ, अगर तुमने सच में अटैक किया तो मैं डिफेंड करूंगा और वो तुम्हारे लिए बहुत मेसी हो जाएगा। लूबिंग चाकू को घूर रहा था, पूरी तरह ब्लैंक। ये क्या चल रहा है भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा था। यानी रोकना चाहती थी कि चाकू वापस मत दो, पर तब तक देर हो चुकी थी। वो सोचने लगी कि जब से वो इन्फ्लुएंसर बनी, उसने लूहोंग को बहन माना था। पैसे दिए, मौके दिए, सब कुछ। पर अपोकलिप्स आते ही वो अजनबी बन गई और अपने भाई की मदद कर रही थी उसे बर्बाद करने में। लिनफैन घुमा और बोला, चलो आओ मेरे पीछे। पर लूबिंग ने अपनी थरकी आंखों से यानी को घूरा और चिल्लाया, रुको। लिनफैन ने तिरछी नजर से उसे देखा और ठंडे दिमाग से पूछा, और कुछ? लूबिंग किचन नाइफ लेके कुछ कदम आगे बढ़ा। उसे लगा वो उस लड़की को कब से चाहता है, ऐसे कैसे जाने दे। हिम्मत जुटा के बोला, तू इसे इसलिए ले जा रहा है क्योंकि तुझे इसकी बॉडी चाहिए, है ना? लिनफैन को लगा उसके कैरेक्टर पे दाग लग रहा है। बोला, जुबान संभाल के। लूबिंग ने एकदम चिपकू और परवर्टेड लुक के साथ यानी को देखा। तू ध्यान से सोच ले, अगर यहाँ रुकेगी तो सिर्फ मैं हूं, पर अगर इसके साथ गई तो पता नहीं कितने मर्द मिलेंगे, शायद कुछ, शायद दर्जनों, मोटे नाटे बदसूरत, बारी बारी आएंगे जब तक तू मरने की भीख न मांगे। इमेजिन कर सकती है? ये अपोकलिप्स है, कोई कानून नहीं, कोई मॉरल्स नहीं, कोई परवाह नहीं करता। यहाँ रुकना बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि सिर्फ मुझे झेलना पड़ेगा। ये गंदी बातें यानी के दिमाग में हथौड़े की तरह लग रही थीं। वो चिल्लाई, सपने देखना बंद कर लूबिंग, मैं मर जाऊंगी पर यहाँ नहीं रुकूंगी। रिजेक्ट होने के बाद लूबिंग की आंखें पागलपन से भर गई। उसने सारा इल्जाम लिनफैन पे डाल दिया, वरना यानी की इतनी हिम्मत नहीं होती जवाब देने की। उसे लगा चाकू इसलिए छिन गया था क्योंकि वो केयरलेस था। लू बिंग ने अपने आप को सेल्फ हिप्नोसिस कर रखा था। कोई नॉर्मल बंदा इतना तेज नहीं हो सकता। ये सोचते ही उसका चेहरा और भी पागल जैसा हो गया। फिर उसने वो चमकती हुई किचन नाइफ पूरी ताकत से घुमाई और सीधा लिन फैन के ऊपर वार किया। यानी का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। वो जोर से चिल्लाई, लिन फैन बच के। लू होंग को लगा कि यानी डर के मारे पगला गई है। उसे लगा बस अब अपने भाई की मदद करनी है इस आदमी को पकड़ने में। पर भाई सीन उल्टा पड़ गया। अचानक लू बिंग की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरा, जैसे किसी ने उस पर ट्रक चला दिया हो। वो सीधा दीवार से टकराया और दीवार पे मकड़ी पे जाले यानी स्पाइडर वेब जैसे क्रैक्स पड़ गए। लिन फैन ने बड़े आराम से अपना राइट लेग वापस खींचा और ठंडे दिमाग से समझाया, ये इसकी अपनी गलती थी, मैंने बस खुद को डिफेंड किया। यानी शॉक में उसे घूरती रह गई। ये बंदा हद से ज्यादा स्ट्रांग है यार। पलक झपकते ही लो बिंग का काम तमाम हो गया। लू होंग की हिम्मत नहीं हुई कुछ और करने की। वो भागी ये चेक करने कि उसका भाई सांस ले रहा है या नहीं। वो लोग कुछ फ्लोर्स और नीचे गए और यानी ने दिखा कि हर जगह ज़ॉम्बीज़ की टूटी फूटी लाशें बिखरी पड़ी थीं।
तुमने इन सबको मारा है? लिन फैन ने बोला, हाँ, जब मैं आया तो ये ज़ॉम्बीज़ इधर-उधर घूम रहे थे और मुझ पे अटैक कर दिया, तो मजबूरी में मुझे सेल्फ डिफेंस करना पड़ा। अब यानी ये फिगर आउट करना चाहती थी कि इसका असली प्रोफेशन क्या है। लिन फैन ने बेचारे वाली साई ली। मैंने बताया नहीं था, मैं एक शीनिंग एजेंसी का रियल एस्टेट एजेंट हूँ। जाहिर सी बात है यान्नी को विश्वास नहीं हुआ। ये सब एकदम वो क्लीशे शॉर्ट ड्रामा स्क्रिप्ट जैसा लग रहा था। ऊपर से ऑर्डिनरी जॉब, पर अंदर से हिडन पावर हाउस। सड़क पर पहुंचते ही यान्नी ने फिर पूछा, तुम हमेशा बाहर ऐसे ही घूमते हो? लिनफैन बोला, हाँ, अपोक्लिप्स में सब कुछ इनकन्वीनियंट है। जिंदा रहने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं ना। सिर्फ रियल्टर वाली चीज से बेवकूफ मत बनो। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड भी हूं। मैं नेबरहुड में ऑर्डर बनाए रखने में मदद करता हूं और ओल्ड मैन वॉन्ग मुझे इसके लिए पे भी करते हैं। यान्नी को एक और सॉलिड इन्फो मिल गई। तुम सिक्योरिटी गार्ड हो तो क्या तुम खाना डिलीवर वगैरह भी करते हो? लिन फैन ने सर हिलाया। नहीं, पर कभी कभी सर्वाइवल्स के लिए एरन्स रन करता हूं और थोड़ा एक्स्ट्रा कमा लेता हूं। ये सुन के यानी अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो गई। रियल एस्टेट एजेंट, सिक्योरिटी गार्ड, एरन रनर, ये तो परफेक्ट ड्रैगन किंग पैनल है जो ऑर्डिनरी जॉब्स के भेस में छुपा है। मैंने तो पक्का कोई बड़ा हाथ मार लिया। मेरी किस्मत खुल गई। ये सोचते हुए उससे रहा नहीं गया और वो जोर से हंसने लगी। पर लिन फैन ने उसे एक अजीब नजरों से देखा। बड़े अफसोस की बात है, इतनी अच्छी लड़की है, पर किसी तरह दिमाग से पूरी इडियट है।